हाँ जी। गुड मॉर्निंग। बैठो भाई, तक क्या बाहर खड़े रहते हो ऐसे? 9 बजे क्लास छुटी, 9:20 हो गई। ये तो आपको खुद को सोचना चाहिए ना कि बाहर क्या करते रहते हो। क्या पढ़ा था लास्ट में? कालीबंगा है ना, हाँ। सीए हेकेट को हस्त कुटार कहां कहां से मिली थी? जयपुर और इंद्रगढ़। सेटनकार को, बियालचीन को, प्राचीन सभ्यताओं का पालना कौन से जिले में, कौन सी नदी के किनारे, किसने उत्खनन किया, कौन सी जगह का उत्खनन किया? महासतिया। क्या क्या प्राप्त हुए हमें वहां से? लघु पाषाण उपकरण, पशु पालन, सबों के साथ, खाद्य सामग्री और बर्तन, लोहे के उपकरण, तांबे की छेद वाली, और खेती, क्या, कृषि। और उसके बाद में दूसरा सेंटर हमने कौन सा पढ़ा? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कौन से जिले में, कौन सी नदी के किनारे, किसने उत्खनन किया, और क्या क्या मिले हमें? लघु पाषाण, पशु, अग्नि, और वीरेंद्र नाथ मिश्र की बुक का नाम बताओ। बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया नाम की एक बुक लिखी उन्होंने। उसके बाद में एक सेंटर हमने बाड़मेर में और देखा, पचपदरा। दो सेंटर हमने बाद में नागौर में देखे, जायल और डीडवाना। एक अजमेर में देखा, बूढ़ा पुष्कर। दो पाली में देखे, सोजत और धनेरी। उसके बाद में आ गया अपने ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में कौन सी नदी के किनारे, मुख्य केंद्र कौन सा? आहड़ कौन से जिले में, कौन सी नदी के किनारे? आइडिया बेडक। इसके पुराने नाम क्या क्या थे? इसका स्थानीय नाम क्या है? इसका उत्खनन किस किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरज सांकलिया ने किया था। हमें यहां से किसकी बटिया मिलती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? ताम्रवती नगरी। उसके बाद में हमें यहां से कौन से मृद भांड मिले, जिनको क्या कहा गया? गोरे व कोट। और हमें यहां से कौन से उद्योग के साक्ष्य मिले? और वजन तोलने के लिए अफगानिस्तान का, बिना हत्थे का, वो कहां का है? अपोलो के चित्र का सिक्का, वो कहां का है? यूनान का सिक्का है। सबों के साथ में आभूषण मिले हैं। बैल की क्या मिली है, उसको क्या नाम दिया गया है? और मकानों की नींव कैसी है? मकान कैसे हैं? कच्चे ईंटों के। उनमें मजबूती के लिए एक जगह से कितने चूल्हे? उनमें एक चूल्हा कैसा है? दो मुंह वाला चूल्हा है। मसाले कूटने के लिए क्या खाते थे वो लोग? गिलूंड कौन से जिले में? किस किसने उत्खनन किया? बीबी लाल, वीएस सिंधे, ग्रेगरी पोसल। और कौन सी जगह का उत्खनन किया? मोडिया मगरी। कैसी ईंटें, कितने प्रकार के मृद भांड? मिट्टी के, पत्थर की, हाथी दांत की। बालाथल कौन से जिले में, किसने उत्खनन किया? कौन सी सभ्यता से जुड़ा हुआ था? किसकी भटियां मिली? 11 कमरों का, पानी के लिए, और हाथ से बुना हुआ। ओजियाना कौन से जिले में, किसने उत्खनन किया? आलोक त्रिपाठी। और किसकी मरण मूर्तियां? एक उदयपुर में सेंटर और है, भगवानपुरा। एक गुजरात में सेंटर है, कौन सा है? रोजरी। बाद में आ गया अपना कांस्य काल। इसके शुरुआत के अंदर कौन सी नदी के पास, इसलिए क्या बोलते हैं? बाद में पहला सेंटर कौन सा मिला हमें, इसलिए क्या बोलते हैं? बाद के सेंटर कौन सी नदी के पास, इसलिए क्या बोलते हैं? और अपना राजस्थान का सेंटर कौन सा है, कौन से जिले में? इसका अर्थ क्या होता है? कौन सी नदी के किनारे? इस नदी का सर्वे किसने किया? इसकी पहली जानकारी किसने दी? इसकी खोज किसने की? इसके उत्खनन करता कौन कौन है? कितने लेवल का उत्खनन हुआ? पहले 2 लेवल किसके हैं, बाद वाले 3 किसके हैं? पाकिस्तान का कौन सा सेंटर ऐसा है? कौन कहता है तीसरी राजधानी है? नगर कितने भागों में बंटा हुआ था? पश्चिमी भाग क्या कहलाता था? उसमें क्या बने होते थे? पूर्वी भाग क्या कहलाता था? उसमें क्या बने होते थे? और दोनों भागों में परकोटे। ये बड़ा ना, आप लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस।
लिखो देखे, साक्ष्य एविडेंसेस लिखो, एक नंबर लगा के लिखो। अच्छा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब चूड़ियां मिली है, लिखो तांबे की चूड़ियां, कॉपर बैंगल्स, तांबे की चूड़ियां, कॉपर बैंगल्स। कैसी चूड़ियां प्राप्त होती है? वैसे भी कांसा कैसे बनता है? तांबे में टिन मिला के, तो तांबा मिलना है, ऑब्वियस सी बात है, तो तांबे की चूड़ियां प्राप्त होती है। दो भाग है अपने पढ़े कि भाई, एक है इसका पश्चिमी भाग और एक कौन सा इसका पूर्वी। पूर्वी भाग में परकोटे के अंदर घुसते ही एक कमरा बना हुआ, सबसे पहले एक कमरा है। इसका मतलब यहां कोई सिक्योरिटी गार्ड रहता है। कौन रहता है? द्वारपाल। कौन रहता होगा? अभी भी होते हैं कॉलोनी के गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड रहता है, वो पूछता है कितने नंबर गाड़ी, कहां जाओगे, किसके घर पे जाओगे, वो भी पहले पूछता होगा कि भाई साहब किसके घर पे आए हो, कहां पे जा रहे हो, कहां से आए हो, आज दिन में 3 चक्कर मार लिए, किसके पीछे आए हो, और सारी बातें बता रखता होगा, है ना। कई कॉलोनी के अंदर कई महिलाएं होती है जिनका यही काम होता है, जो ध्यान रखती है कौन किसके आसपास चक्कर काट रहा। लिख लो, लिखा। द्वारपाल कक्ष, तो कोई कॉलोनियों में द्वारपाल की आवश्यकता नहीं होती, आंटियां काम कर लेती है। द्वारपाल कक्ष, वॉचमैन रूम, द्वारपाल कक्ष वॉचमैन रूम, है ना। तो कोई पूछेगा आपको कि हमें द्वारपाल कक्ष कहां से प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है? कालीबंगा से प्राप्त होता है। दो पढ़ा हमने, एक पढ़ा पराक हड़प्पा, एक पढ़ा विकसित हड़प्पा। मैंने बताया पराक हड़प्पा का मतलब है शहर बनने से पहले, तो शहर बनने से पहले का मतलब क्या है? गांव। गांव के अंदर क्या होती होगी? खेती। तो खेती मिली है उनके यहां से, एक खेत मिला है, जैसे ये मान लो वो इधर वाला साइड है, पराक हड़प्पा वाला साइड है, इसमें एकदम यहां से खेत मिला है। कहां से खेत मिला है? ये जो साइड होगी होगी साउथ ईस्ट। कौन सी साइड होगी? यहां से खेत मिला, और खेत में ऐसे लगता है कि जैसे हल चलाया हुआ। क्या चलाया हुआ है? लिखो, जुता हुआ खेत, प्लेटफॉर्म। जुता हुआ खेत, हाँ। हाँ हाँ, इसका मतलब तुम ध्यान ही नहीं दिया अभी। कांसा किससे मिलके बनता है? तांबा और टिन। तांबे में टिन मिला के क्या बनाते हैं? तो तांबे की चीज नहीं मिलेगी तो किसके मिलेगी? कांसे युग का मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने मना किया कि तांबा आ गया ना किसी के पास तो देख लेना। आज सारी चीजें नहीं मिलती, तांबा मिल रहा है, कांसा मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, सोना मिल रहा है, तो जब उनके पास भी तांबा और टिन है तभी तो कांसा बनाया। कांसे युग का तो मतलब वो कांसा बनाना सीख गए, पर तांबे की चीज भी मिलेगी, टिन की भी मिलेगी। नहीं है समझ में? लिखो, जुता हुआ खेत, प्लेटफॉर्म। कोष्टक में लिखो, दक्षिणी पूर्वी दिशा। कोई पूछेगा कि भाई कौन सी दिशा से मिला है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिणी पूर्वी दिशा। कि कालीबंगा की किस दिशा से हमें जुता हुआ खेत प्राप्त होता है? कौन सी दिशा से क्या प्राप्त होता है? अच्छा, इंग्लिश वाले आप इस वर्ड को क्या बोलते हो? प्लाऊ। क्या बोलते हो? प्लाऊ बोलते हो। हल जोत देना प्लाऊ है वो। मैं कहता हूं गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को पूछ लो ना, आज खेत में काम किया कि प्लाऊ मारे है। आज भी बोलते हैं कि खेत में क्या चलाया? प्लाऊ चलाया है, प्लाऊ चलाया है। तो ये प्लाऊ अंग्रेजों वाला ही प्लाऊ है। अंग्रेज इसको प्लाऊ कहते थे, अपने वाले डायरेक्ट इसको क्या स्वीकार कर लिया। कोई कभी यूं नहीं कहता है और कोई काम किया, प्लाऊ का प्लाऊ ही बोल रहे हैं, कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कौन सी दिशा से प्राप्त होता है खेत? खेत को देख के ऐसे लगता है जैसे एक साथ दो फसलें उगाते। एक साथ कितनी फसलें उगाते? आज भी गांव में जब बाजरा बोते हैं तो साथ साथ में मूंग और मोठ, है ना, उनके अंदर ही कोई ना सब्जियां बो देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। लिखो, अगला एविडेंस लिखो, एक साथ दो फसलें उगाते थे। एक साथ दो फसलें उगाते। दे प्लांटेड टू क्रॉप्स इन सेम टाइम। दे प्लांटेड टू क्रॉप्स इन सेम टाइम। एक साथ दो फसलें उगाते थे। एक साथ कितनी फसलें उगाते? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता पक्की ईंट है। क्या विशेषता है? मैं कल ही बता रहा था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जितने मकान मिले हैं सारे के सारे कैसे मिले हैं? पक्के। अपने यहाँ पे ईंटें कच्ची। ईंटें कैसी है? कच्ची। अब जो कच्ची और पक्की में अंतर बताऊं। तालाब होता, तालाब, तालाब के पास में चिकनी मिट्टी होती है, उस चिकनी मिट्टी को ईंट बना लिया आपने। ईंट को धूप में सुखा लिया, तब तो कच्ची। बट्टे में पका लिया, पक्की। कालीबंगा से बट्टे नहीं मिल रहे, कालीबंगा में बट्टे नहीं। इसका मतलब ईंटें वो कैसी यूज में ले रहे हैं? धूप में सुखा सुखा के ईंटें यूज के अंदर ले रहे हैं। लिखो, कच्ची ईंटें, रो ब्रिक्स, कच्ची ईंटें, रो ब्रिक्स।
इनको देख के लगता है कि इसका मतलब कालीबंगा वाले ज्यादा अमीर लोग हैं, गरीब ये कच्ची ईंटों के मकान बने। डेस्क लगा के आगे लिख लो, कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। कालीबंगा वो जो पुअर कॉलोनी, कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। इसका मतलब अपने राजस्थान वाले शुरुआत से ही कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। कैसी बस्ती थी? पर ईंटों पे डिजाइन बना रखी है, ईंटों पे फूल पत्तियां कुछ ना कुछ हमने बना रखे हैं उन ईंटों पे। देखो अलंकृत ईंटें, ऑर्नामेंटल ब्रिक्स, ऑर्नामेंट बना लिया उनपे, कुछ ना कुछ डिजाइन बनाई है हमने। अलंकृत ईंटें, ऑर्नामेंटल ब्रिक्स। कैसे ईंटें मिलती है? अच्छा, ऐसा नहीं है पक्की ईंटें मिली नहीं रही, कई जगह नालियों में पक्की ईंटें लगी हुई है, कुओं के अंदर पक्की ईंटें हैं, पर वो कहीं बाहर से लाए होंगे। इनके यहाँ पे पक्की ईंटों का कोई भी साधन नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो मकान में ज्यादा ईंटें चाहिए तो कच्ची के बना लिए, थोड़ी नालियों वगैरह में थोड़ी ईंटें चाहिए तो वहां पर क्या बना लिए, पक्की ईंटें काम में ले ली। पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक और मुख्य विशेषता नालियां भी है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में बहुत सुंदर नालियां मिली है, प्रॉपर एकदम नाली व्यवस्था, यहाँ पे नहीं है। कहीं तो बनी हुई है, कहीं पर नहीं बनी। तो कोई पूछेगा कि नालियों का अभाव या सुस्पष्ट नालियां कहां पर नहीं मिलती, हमें कहां पर नहीं मिलती, लिख लो। स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज इतना अच्छा नहीं है। स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। निकास, निकास मतलब निकलना, जल का निकलना, जल निकासी। स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव। अब मैंने बताया नालियां प्रॉपर नहीं है, कई कई जगह पत्थर लगा हुआ है नालियों में, पर कई कई जगह नालियां लकड़ी की है। किसकी है? बाकी जगह लकड़ी की नालियां नहीं मिल रही, बाकी सब जगह पत्थर की नालियां, लेकिन हमें यहां से कैसी नालियां मिलती है, लिखो लकड़ी की नालियां, वुडन ड्रेनेज सिस्टम। लकड़ी की नालियां, वुडन ड्रेनेज सिस्टम। को पूछेगा लकड़ी की नालियां कहां से प्राप्त होती थी, कहां से? मैं बताता ही हूं कि खेती होने लगी तो खेत में क्या काम आता है, बेल। तो बेल की मण मूर्तियां मिलती है। यहां से हमें एक बेल की मण मूर्ति मिली, इसमें बेल भाग रहा है, देखो भागते हुए बेल की मण मूर्ति। चार्जिंग बुल टेराकोटा, भागते हुए बेल की मण मूर्ति, चार्जिंग बुल टेराकोटा। बुल चार्ज हो रखा है, दौड़ रहा है, चार्जिंग बुल टेराकोटा, भागते हुए बेल की मण मूर्ति, चार्जिंग बुल टेराकोटा। एक दिन एक स्टूडेंट गए, सर बिजली नहीं थी तो चार्ज कैसे किया? अरे मगर वैसे चार्ज नहीं किया यार, दौड़ रहा है, इसका मतलब आदमी में क्या आ रखा है, चार्ज आ रखा है। ये तो आलिया भट्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया है ना। आलिया भट्ट से एक बार पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, उसने कहा पृथ्वीराज चौहान। क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम था पृथ्वीराज चौहान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? वो बॉम्बे की है, तो उसे मुख्यमंत्री दिमाग में आया, उसे राष्ट्रपति याद आया नहीं, पर जनता ने मीम बना दिए। जनता को लगा ये उस पृथ्वीराज चौहान की बात करे, जबकि बापड़ी उसकी बात नहीं कर रही थी, वो अपने सीएम। जैसे मान लो आपसे अचानक मुझे भारत का प्रधानमंत्री को आपको 10 गलत है ना, अपने दिमाग में अचानक मुख्यमंत्री की बात आ जाए, तो वैसे उसके दिमाग में वो आ गया पृथ्वीराज चौहान, पर लोगों ने उससे बना दी। फिर लोगों ने मीम बनाए कि एक दिन पुलिस वाले भैया दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, हाथों में लाठी लेके। आलिया भट्ट ने उनसे पूछा कि भैया कहां जा रहे हो? कहा कि हम लाठी चार्ज करने जा रहे हैं। आपके पास तो कहा लाठी है, चार्जर तो लिया ही नहीं। जिसके पड़ेगी वो चार्ज हो जाएगा अपने आप बाद में। वैसे यहां से कैसे बेल की मण मूर्ति मिली हमें, चार्जिंग बुल टेराकोटा, भागते हुए बेल की क्या मिलती है हमें, यहां से मण मूर्तियां मिलती है। अग्निकुंड मिले हैं 7, कितने मिले, देखो 7 अग्निकुंड, 7 फायर अल्टार्स, 7 अग्निकुंड, 7 फायर अल्टार्स। कितने अग्निकुंड मिले? 7 अग्निकुंड मिलते हैं अपने। लाशें मिली है लोगों की, एक साथ 2-2 लोगों को दफनाया हुआ कई जगह पे, लिखो युगमित समाधान, कपल बरियल्स, युगमित समाधान, शवों को रखने का तरीका ना, कपल बरियल्स। अरे लिख तो सही, कपल बरियल्स, युगमित समाधान। क्या मिले हमें यहां से, युगमित, कपल बरियल्स, एक साथ 2 लोग दफनाए हुए। ऐसा हुआ होगा कि कोरोना जैसी महामारी आई होगी, खूब सारे लोग मर गए, एक घर में 2 लोग मर गए, आमने सामने अड़ोसी पड़ोसी 2 मर गए, 2 के लिए अलग अलग कब्रें नहीं खोदी, एक ही खोद ली, दफना दिया, साथ में दफना दिया। यह भी हो सकता है कि कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लग गई हो, कब्रिस्तान छोटा पड़ने लग गया हो, इसलिए एक आदमी को दफनाया था, अगली बार गए तो एकदम उसके पास में ही दफनाया, बीच वाली मिट्टी इधर उधर हो गई, वो हमें लग रहा है कि वो दोनों पास में। यह भी हो सकता है कि सती प्रथा टाइप का हो।
सती प्रथा टाइप का भी कुछ हो सकता है, पर यदि सती प्रथा टाइप का रहा हो तो मेरा तो कलेजा हिल जाता है अंदर से, क्योंकि हम कहते हैं सती प्रथा उस समाज में थी जो समाज पुरुष प्रधान समाज है। कैसा समाज है? जब पुरुषों की चलने लग गई थी तो पुरुष ने कहा कि मैं मरूंगा, तो महिला को क्या होना पड़ेगा? यही कहा। सिंधु घटी सभ्यता के लिए कहते हैं महिला प्रधान थी। कैसी थी? इसका मतलब महिला मरी होगी। और सती प्रथा में तो जलाते हैं, क्या करते हैं? यहां तो दफनाते औरतें। तो महिला मरी है, उसके पति को झिंडे पकड़ के लाए हैं, पटका होगा नीचे, वहां पे लाके सत्ता कर दिया होगा उसको वहां पे। ये भी हो सकता है सत्ता कर दिया गया हो भाई। सती तो क्या होगा फिर? तो सत्ता होगा। बोले अल्लाह रहम करे, ऐसा हम उस काल में उत्पन्न नहीं हुए, उस काल में होते तब तक सत्य हो जाते हो ऐसा। तो कैसे समाधान मिल रहे हैं? युगमित। कैसे समाधान है? युगमित। दो लोगों के साथ दफना है। ये कई प्रकार की चीजें मिलती है उनके। आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो और पढ़ोगे। एक खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी में 6 छेद है। कितने छेद है? लिखो 6 छेद वाली खोपड़ी। स्कल विद 6 होल्स। 6 छेद वाली खोपड़ी। स्कल विद 6 होल्स। 6 छेद वाली खोपड़ी। स्कल विद 6 होल्स। कितने छेद वाली खोपड़ी? आप पता चलता है यार ये छेद क्यों निकाले? दो तरीके हैं। ये बार क्या गांव में किसी आदमी की डेथ हो जाती है, हम पूछते हैं यार डेथ कैसी हो गई, तो गांव वाले बताते हैं कि इसके बुखार आई थी। तो बुखार में कैसे डेथ होती है? तो गांव वाले कहते हैं कि दिमाग में चढ़ गई, माथे में चढ़ गई। बुखार कहां चढ़ गई थी? माथे में चढ़ गई थी। वास्तव में दिमाग में सूजन आती है। उस दिमाग की सूजन को निकालने का एक तरीका होता है, मस्तिष्क की सूजन को निकालने का तरीका होता है छेद निकाल दो, तो उसे सूजन बाहर निकल जाएगी। बीमारी होती है वो मस्तिष्क शोथ। कौन सी बीमारी है? क्या पता उस टाइम में ये बीमारी रही हो, इन लोगों को पता हो कि यार इस प्रकार से यदि निकाल दी जाएगी उसकी सूजन तो ठीक हो जाएगा। इंसेफेलिटिस हुआ हो, मस्तिष्क शोथ हुआ, या यह भी हो सकता है कि बंदा कहीं से गिर गया हो ऊंचाई की जगह से, सिर फूट गया हो, टांके लगाए हो। वो जानते हो, सर्जरी करना जानते हो, हम एग्जैक्टली नहीं बता पाते, पर ऐसा भी है कि शायद उनको शल्य चिकित्सा करनी आती होगी, सर्जरी करनी आती होगी। तो 6 छेद वाली खोपड़ी हमें दो तरफ इशारा करती है, या तो मस्तिष्क शोथ, या क्या है? देखो इसके आगे डेस्क लगा के मस्तिष्क शोथ या शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंसेफेलिटिस और सर्जरी। मस्तिष्क शोथ या शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंसेफेलिटिस और सर्जरी। मस्तिष्क शोथ या शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंसेफेलिटिस और सर्जरी। देखो अभी आप आरएस बनोगे ना, आप आरएस बनोगे तो मान लो आपके एसडीएम बना दिया, कहीं पर एसडीएम बना दिया, आपको कागज पे साइन करना है, तो आप कागज पे साइन करोगे खुद, फिर उसके नीचे लगाओगे मोहर। क्या लगाओगे? साइन किया, नीचे आएगा उपखंड अधिकारी दुदू, उपखंड अधिकारी चाकसू, तहसीलदार पिलानी, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा आएगा। एक मोहर, मोहर समझते हो सारे? आपके पास क्या होगी? मोहर। तो क्या होता है मोहर? तो आप कहोगे सर लकड़ी की बनी होती है, स्याही में डुबोया, स्याही में डुबो के ठप्पा लगा दिया, तो वैसा का वैसा छप जाता है। शाहीन तो बहुत बाद में आई। तो ये लोग कैसे यूज में लेते, कैसे पता चलता? या मैं एक और बताऊं, ये मान लो ये कोई पानी की बोतल है, इस पे नहीं लिखा हुआ, जैसे इस पे ऊपर लिखा हुआ, जैसे यहां पर इसका कंपनी का लोगो लगा हुआ, कंपनी का नाम लिखा हुआ कैलिबर। तो अब ये नाम कैसे लिख दिया गया इसके ऊपर? तो अपने कहते हैं कि सर आजकल तो मशीनें आती है, मशीन से खोद दिया नाम, तो अब अपने को पता चल गया फलानी कंपनी का माल है। अब ये मैं कहीं भी बेच दूं तो अगला बंदा इसको नाम को पढ़ेगा, नाम को पढ़ के पता लगा लेगा कि फलानी कंपनी का माल है। जब ये ऐसे लिखने की व्यवस्था नहीं थी तो फिर क्या करते? तो उनके पास में एक बहुत मुलायम सा पत्थर था, जिस पत्थर का नाम था सेल खड़ी। क्या नाम था? सेल खड़ी नाम करके एक मुलायम पत्थर था। उस मुलायम पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बनाते, चौकोर टुकड़े बनाते। कई जगह पे एकदम चौकोर मिले, कई जगह आयताकार है, कई जगह पे गोल भी मिले, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े बना लेते। पत्थर है, पत्थर का एक छोटा टुकड़ा है। अब मान लो मेरे को स्प्रिंग बोर्ड का सामान भेजना है कहीं पर, तो मैं ये जो बनाता टुकड़ा बनाता, इसके ऊपर नाम लिख देता स्प्रिंग बोर्ड, और एक तरफ बना देता स्प्रिंग बोर्ड का लोगो। स्प्रिंग बना दी और मैंने स्प्रिंग बोर्ड का नाम लिख दिया। अब मैंने मान लो एक सामान कुछ भेजना है, उस सामान को मैंने पैक किया, और पैक करने के बाद वो जो पत्थर है, जो छोटा सा पत्थर मैंने बना रखा है, उसको मिट्टी से चिपका दिया, उस सामान के ऊपर चिपका दिया। अभी अगले के पास सामान पहुंचा, अगले के पास सामान पहुंचा तो उसने देखा कि कौन सी कंपनी का है। यदि वो पढ़ा लिखा है, नाम पढ़ ले,
अनपढ़ है तो लोगो देख ले, पढ़ा लिखा है तब तो क्या कर ले, अनपढ़ है तो क्या देख ले। तो ये लोगो भारत में बहुत पुराने हैं कि यार अनपढ़ आदमी कैसे पता चलेगा। वैसे ही जैसे गांव के अंदर अपने वोट डालने जाते हैं तो गांव में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, तो महिलाओं को कैसे बताए फलान जी को वोट दे के आना, कि फलान जी का नाम कैसे पढ़ेगी, तो कह फूल ने हाथ ने। तो महिलाओं को पूछ लो किसको वोट देगी, हाथ पे देके। किसको देगी, फूल न देके। क्योंकि अपने चुनाव चिन्ह इसलिए बनाए गए क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लोग पढ़े लिखे नहीं तो कैसे पता, अब तो अपने नाम से, अब पढ़ा लिखा आदमी नाम से कर लेता है, फलान जी को देना या फलान जी को देना, नहीं पता तो अपने सीधा सीधा ही फूल न देना है। और गांव में क्या है, अब जाके पिछले 10 साल में थोड़ा माहौल चेंज है, फ्लक्चुएशन आया है। वरना पहले गांव में फिक्स थे, ये कांग्रेस को देते तो कांग्रेस को ही देते हैं, लठ मार दो तो बीजेपी को नहीं दे, और ये यदि बीजेपी को देते हैं तो बीजेपी को ही देते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अपने परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट देते हैं, तो घर की महिलाओं को सब कहा होता है कोई चुनाव हो अपने ठप्पा किस पे लगाना है, हाथ पे। अब मान लो अपने परिवार में को, अब पहले तो क्या होता था, एक नेता होता, वो पूरे गांव को कहता इसको वोट देने, पूरा गांव उसको वोट दे देता। परिवार में एक नेता होता तो वो कहता इसको वोट देना, उसको वोट दे देते। आजकल हर घर में नेता है 7.5, है ना, और सबको अपने अपने वोट दिलवाने। अब मान लो अपने घर में चाचा जी, और चाचा जी बीजेपी के छोटे मोटे नेता बन गए उधर, तो अब चाचा जी कहते हैं अब कांग्रेस को नहीं देना, अब किसको देना है, बीजेपी। तो घर की महिलाओं को समझाना बड़ा टफ हो जाता है, और घर की महिलाओं को कहते हैं इस बार हाथ को नहीं देना, इस बार ठप्पा किस पे लगाना, अपने फूल पे ठप्पा लगा के आना था। वैसे वैसे इन लोगों ने अपनी मुहरें बना रखी थी, उन मुहरों के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता और कंपनी का क्या होता, लोगो। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरें मिलती है या तो चौकोर है या मिलती है आयताकार। कैसे कैसे मिलती है, स्क्वायर मिलती है या रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर मिलती है। लेकिन हमें कालीबंगा से मुहर मिली है जो बेलनाकार है। कैसी है, सिलेंड्रिकल, जैसे पेन है ये इस प्रकार का, जैसे इसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ है वैसे मुहर है, उस पर कंपनी का नाम लिखा। तो हमने कहा यार बेलनाकार मुहर अपने तो होती नहीं थी, सिंधु घाटी सभ्यता में बेलनाकार मुहर ही नहीं, ये कहां से आई। फिर पता चला कि बेलनाकार ऐसी मुहरें होती थी मेसोपोटामिया। कहां होती थी, मेसोपोटामिया, मतलब आज का इराक। इराक, इराक देश है इराक। आप आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पढ़ोगे इराक में 2 नदियां हैं, दजला और फरात। कौन कौन सी 2 नदियां, दजला और फरात, यूफ्रेटस और टिग्रिस। टिग्रिस और यूफ्रेटस नाम की 2 नदियां हैं। उन नदियों के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, सभ्यता का नाम क्या है, दुनिया की 3 सभ्यता बहुत पुरानी मानी जाती है। नील नदी के किनारे की सभ्यता जो कि मिस्र देश में, इजिप्ट, दजला और फरात नदियों के किनारे की सभ्यता जो कि मेसोपोटामिया इराक, और सिंधु नदी के पास की सभ्यता भारत। ये 3 प्राचीन सभ्यताएं। मेसोपोटामिया की मुहर का कालीबंगा से मिलना क्या बताता है कि मेसोपोटामिया के लोगों के साथ में उनका क्या होता है, व्यापार। अब कोई पूछेगा कालीबंगा के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार वाणिज्य करते थे, आपको कैसे पता चलता है, बेलनाकार मुहर। कैसी मुहर मिली है, लिखो बेलनाकार मुहर, सिलेंड्रिकल सील, बेलनाकार मुहर, सिलेंड्रिकल सील। क्या मिलती है हमें, बेलनाकार मुहर से। लिख लो, कोष्टक में लिखो, मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। कोई पूछेगा मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी किस चीज से प्राप्त होती है, बेलनाकार मुहर, जो कि कहां से प्राप्त होती है, कालीबंगा में जो मकान मिले ना, उन मकानों में दरारें यहां रखी है। क्या रखी है, इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः यहां पर भूकंप आ गया होगा। क्या आ गया होगा, लिख लो, भूकंप, अर्थक्वेक, भूकंप। भारत में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य यदि किसी जगह से प्राप्त होते हैं तो कहां से है, कालीबंगा से। पहले कहीं पर इस प्रकार भूकंप के एविडेंस नहीं है। भूकंप के एविडेंस अपने कहां से मिल रहे हैं। अब कोई पूछेगी भूकंप के एविडेंस कहां से मिलते हैं, आप कहोगे कालीबंगा। अगला आपसे पूछ ले कैसे पता, मकानों में दरारें हैं। क्या है, मकानों में, मकानों में दरारें हैं। तो हो सकता है शायद भूकंप आया होगा, मकान गिर गए होंगे, इसलिए कालीबंगा के लोग ये जगह छोड़ के चले गए, इसलिए सभ्यता का पतन हो गया। तो कालीबंगा के पतन का भी एक बड़ा कारण क्या माना जाता है, भूकंप। क्या माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो सभ्यता थी या कालीबंगा वालों की जो सभ्यता थी, उसके साथ एक भयंकर लोचा है। वो लोग क्या लिख के गए, हम पढ़ नहीं पाए अभी तक। उन लोगों ने जो भी लिखा उसको पढ़
उनकी भाषा समझ नहीं आ रही अपने, कि डिकोड नहीं कर पा रहे उस भाषा को। यार क्या लिख दिया उन्होंने। हम जब उनका लिखा हुआ पढ़ लेंगे ना, तब हमें कई बातें और पता चलेगी कि वास्तव में भूकंप आया था कि नहीं आया था। क्योंकि मकानों में दरारें तो किसी और कारण से भी आ सकती है। मेरा घर बीकानेर है और हमारे घर में दरारें हैं। मैंने दिन पापा से पूछा कि दरारें कैसे आ गई। पापा ने कहा मंगता हूं, जब मकान बनता है तब तराई तो तुम करते नहीं हो। क्या नहीं करते हो? तो अपने गांव में पापा ताऊ जी दादाजी टाइप के लोगों का यही काम होता है। मकान बनता है, सारे दिन पाइप लेके बैठे रहते हैं, तराई करनी है, मकान कच्चा रहना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि मकान में तराई नहीं की गई तो मकान में क्या आ जाएगी? क्या पता उनके भी कालीबंगा वालों को मेरी तरह आलसी पैदा हो गए हो और उन्होंने भी तराई नहीं की, इसलिए क्या आ गई है उनके तरह। संभावना है, एक संभावना ये भी है कि भूकंप की वजह से भी आती है। ये देखो अब इस कमरे में आ रखी दरार, देखो सारी दरार कैसी होती है। अब भूकंप थोड़ी आए यहाँ, आ गई होगी यार, दबाव पड़ा होगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग है इस वजह से, इसकी भी तराई ढंग से नहीं की होगी, तो यहां पर भी क्या आ गई। तो इस पुरानी सभ्यताओं के बारे में जितनी भी बातें हैं ये केवल संभावनाएं हैं। ये क्या है? संभावनाएं। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि भूकंप आया था कि नहीं आया था, पर फिर भी हम कहें कि प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य यदि अपने को मिलते जुलती कुछ चीज लगती है तो कहां से लगती है? कालीबंगा। कहां से लगती है? और हिस्ट्री ऐसे ही बनानी पड़ती है जी। पुरानी चीजों के बारे में एग्जैक्टली तो कुछ पता है नहीं पता है तो बाद में थोड़ी थोड़ी चीजें बनाओ। तो संभावना है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, उनमें से अपने को एक आधी बात मान लेते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि आज यार दुनिया खत्म हो जाए, सब कुछ अपने यहीं बैठे यहीं मर जाए। कहो थूको सर मुंह से, कैसी कैसी बातें करते हो सुबह सुबह। तो कुछ नहीं होगा, ना चिंता। पर मान लो ऐसा हो जाए, मानने में तो क्या जाता है, मानना भी नहीं मरोगे तो पापी जीव हो, कैसे नहीं मरोगे अपने। तो वाला सारे तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए, पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाए, आज के 2000 साल बाद में अपने को खोदा जाए वापस, तो बाद में कहा जाएगा कि उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी क्योंकि उन्हें आगे की पंक्तियों में स्थान दिया जाता था, है ना। बाकी सारे लोग बैठे थे, एक पुरुष को आगे खड़ा किया गया था, संभवतः अपराधी रहा होगा अतः उसे दंड देने के लिए आगे खड़ा कर दिया होगा। और मेरी दाढ़ी वाड़ी देख के लगेगा बेटा गुंडा टाइप का आदमी था तो इधर आ गया होगा। हिस्ट्री यही है जी, इसी प्रकार से है। क्या दाढ़ी नहीं दिखेगी? क्यों नहीं दिखेगी? है कंकाल में दाढ़ी नहीं मिलेगी? दाढ़ी खत्म थोड़ी हो जाएगी, दाढ़ी तो मिलेगी नहीं मिलेगी? दाढ़ी खत्म हो जाती है, बाल खत्म हो जाते हैं। चलो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई दाढ़ी आपकी नहीं मिलेगी, दाढ़ी के अवशेष प्राप्त होंगे थोड़े थोड़े। हाँ क्या? हाँ हाथों में अंगूठियां पहनते थे, हाँ वो लोग भाग्य में विश्वास रखते थे। चल कहां से आया होगा लाल रंग का पत्थर, कहां से मंगाया होगा उन्होंने, लाजवर्द मन का पहन रखा है। तो ये भाई आप, तो कालीबंगा के पतन का कारण तो क्या माना जाता है? भूकंप। क्या माना जाता है? सवाल दूसरा है कि कालीबंगा के लोग आए कहां से थे? इतना बड़ा भाई पतन थे, हम कहते हैं ठीक है भूकंप आया, 2-3 रीजन है, हो सकता है भूकंप आया। एक बड़ा रीजन ये भी है, घग्गर नदी ने रूट चेंज कर लिया। तो इनकी पूरी इकोनॉमी किस पर बेस्ड थी? एग्रीकल्चर हो रही थी। एग्रीकल्चर कौन सी नदी की वजह से? घग्गर। नदियां अपना खूब सालों के अंदर 100-200 सालों के अंदर जाके नदियां रूप बदल लेती है, मार्ग चेंज करती है, तो रूट चेंज करती है अपना। तो घग्गर नदी अपना रूट चेंज कर गई हो, इसलिए कालीबंगा से घग्गर दूर पड़ने लग गई। घग्गर दूर पड़ने लग गई तो यहाँ कालीबंगा के अंदर खेती होनी बंद हो गई, तो वो लोग उस जगह जाके बसे होंगे जहां खेती हो सकती है, वो जगह खाली कर गए। ये भी हो सकता है कि बरसात कम हुई इसलिए घग्गर में पानी आना ही बंद हो गया। मार्ग नहीं बदला नदी ने, पर बरसात कम हो गई इसलिए घग्गर में पानी आना। घग्गर अभी भी आती है, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बरसात हो तो घग्गर में आप भी पानी आ जाता है, हिमाचल प्रदेश में पानी कम हो तो घग्गर में पानी कम आता है। हम आज भी कहते हैं गंगानगर मानगढ़ साइड में सेम की समस्या है, वो सेम यही तो है कि नदियों वाला इलाका था पुराना, तो कई बार वो वाटर लेवल आ जाता है ऊपर, कई बार वाटर लेवल नहीं आ पाता है। तो घग्गर अच्छी बरसात हो तो घग्गर जाती है पाकिस्तान तक, फोटाबास, है ना। और नहीं हो तो ये यही आसपास ही नाला सा आके रह जाता है, और नाला ही बह के रह जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं। तो शायद घग्गर ने रूट चेंज किया होगा, शायद घग्गर में पानी आना बंद हो गया होगा। क्या ये भी हो सकता है कि इकोलॉजिकल इंबैलेंस हुआ हो, तापमान बढ़ गया हो धरती का, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लग गई। मनुष्य हमेशा उस जगह रहना पसंद करता है जहां पे कंडीशन थोड़ी ठीक हो,
एडवर्स कंडीशन में कौन रहना पसंद करेगा? हो सकता है तापमान अचानक बढ़ा। हम आज बात करते हैं कि हर 200-300 सालों के अंदर जाके परिस्थिति की असंतुलन है, इकोलॉजिकल इंबैलेंस है। क्या होता है, इतने साल पहले भी कोई इकोलॉजिकल इंबैलेंस हुआ, अचानक कुछ ऐसी घटना घटित हुई हो जिसकी वजह से धरती के तापमान में अंतर आया हो, अंतर आया तो उन लोगों ने कहा भाई ये जगह रहने के काबिल नहीं, अपने और कहीं जाके बसे। तो पतन के तो कई कारण है, पर ये आए कहां से थे? तो इनके बारे में एक अनुमान जो लगाया जाता है वो लगाते हैं अपने अम्लानंद घोष। कौन लगाते हैं? अलग अलग होने, कईयों ने कहा ये मेसोपोटामिया से ही आए थे, इसलिए इनकी मेसोपोटामिया वाली मिल रही है चीजें, उधर से लोग इधर करते आ गए। कोई ने कहा नहीं ये तो आर्यंस थे, मध्य एशिया से आए थे। एक अपने अम्लानंद घोष एक कहते हैं, अम्लानंद घोष कहते हैं कि किसी टाइम में बीकानेर के आसपास में कुछ गांव थे। कहां पर? बीकानेर के आसपास कुछ गांव थे। इनकी बरसात बरसात अच्छी होती थी तो इनकी खेती अच्छी होनी शुरू हो गई। जब खेती अच्छी नहीं होनी शुरू हो गई तो अब खेती का सामान कहां बेचे? खेती का सामान बेचने के लिए बाजार बनाना पड़ेगा। तो ये लोग एक जगह जाके, इन्होंने एक जगह तय कर ली भाई यहां पे जाके अपने सामान बेचेंगे। तो सारे के सारे लोग यहां जाके अपना सामान बेचते, सारे गए यहां पर जाके अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। जहां सामान बेचेंगे वो गांव होगा शहर होगा? विक्रय का केंद्र जो भी होगा वो कौन सा होगा? शहर। अमलानंद घोष कहते हैं शहर कालीबंगा है। ये शहर कौन सा है? तो वो कहते हैं कालीबंगा का विकास इसलिए हुआ क्योंकि बीकानेर के आसपास के किसान अपना सामान बेचने जाते हैं। इसका मतलब है बीकानेर के आसपास में पहले से कोई सभ्यता है जो कालीबंगा से भी पुरानी है, गांव वाली कोई सभ्यता है। वो इस पूरी सभ्यता का नाम देते हैं सोथी। क्या नाम देते हैं? तो वो कहते हैं कि भाई सोथी सभ्यता कौन से क्षेत्र में थी? बीकानेर। इससे क्या डेवलप हुआ आपका? कालीबंगा। अमलानंद घोष तो ये कहते हैं पूरी सिंधु घाटी सभ्यता इससे डेवलप हुई। ये लोग बाद में आगे और शहरों का विकास करते चले गए, इधर से कुछ लोग आगे चले गए, हड़प्पा बनाया, मोहनजोदड़ो बनाया, रोपड़ बनाया, बनावली बनाया, राखीगढ़ी बनाया, सब लोग ये बनाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन कैसे हुआ था, उसमें अमलानंद घोष का जो विचार है वो ये कहता है कि उसका ओरिजिन कहां से हुआ। चौथी सभ्यता कौन से क्षेत्र में थी? वो इसका एक नाम मोड़ देते हैं, वो कहते हैं कालीबंगा फर्स्ट है। क्या नाम है भाई? कालीबंगा से भी पुरानी है। अब कालीबंगा मिल गई, बाद में चौथी सभ्यता का हम बताते हैं, फिर इसका नाम हमने क्या दे दिया? कालीबंगा फर्स्ट। तो उनको कहा गया कि यार मान लिया आपकी बात कि चलो बीकानेर के आसपास में कुछ गांव थे, उन गांव में सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ, अपना सामान बेचने के लिए गए, जहां पर बेचने गए वो कालीबंगा है। ऐसे आगे आगे वो सामान और बेचने गए होंगे, कुछ लोग वहां जाके बस गए होंगे और धीरे धीरे उस इलाके में पूरे में एक सभ्यता आ गई, सिंधु घाटी सभ्यता। मान ली बात। पर तुम कहते हो बीकानेर के आसपास में कुछ गांव थे, तो गांव कौन से हैं? कोई गांव तो आज भी तो होगा उनके अंदर से पड़ा होगा जो कालीबंगा से पुराना। कौन से गांव के बारे में कह सकते हो कि कालीबंगा से पुराना है? तो दो गांव बताते हैं। एक बीकानेर के ठीक पास में गांव पड़ता है सावणिया। कौन सा गांव है? वो कहते हैं सावणिया एकदम पुराना है कालीबंगा से, यहां पर पहले खेती अच्छी होती। एक बीकानेर से थोड़ा दूर एक गांव और पड़ता है पुगल। कौन सा गांव है? तो वो कहते हैं एक राबाई पुगल। तो दो तीन सवाल। कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन या सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम कौन सी सभ्यता से हुआ? ऐसा कौन कहता है? अम्लानंद घोष। कौन कहते हैं? चौथी सभ्यता कौन से इलाके में थी? बीकानेर। इसका एक और नाम क्या है? कालीबंगा फर्स्ट। इसके दो केंद्र कौन कौन से? आज भी यही है गांव, अभी भी बीकानेर के ठीक पास में सावणिया है, बीकानेर से थोड़ा दूर पुगल है, पुराने गांव है पुराने। पर अमलानंद घोष कहते हैं कि इनसे ही किसका विकास हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आई बात? नीचे अलग से स्टार लगा के लिखो। एक पहले एक लाइन लिख लेना है ना, कालीबंगा में एक लाइन और लिखना। कालीबंगा में 1985 में म्यूजियम बनाया गया था। क्या बनाया गया था? म्यूजियम। तो आज भी जाओगे तो कालीबंगा म्यूजियम बना था। एक लाइन स्टार लगा के लिखो, पहले ये लिखो 1985 ईस्वी में, इन 1985 एडी, 1985 ईस्वी में 1985 एडी कालीबंगा में संग्रहालय स्थापित किया गया था। म्यूजियम वॉज एस्टैब्लिश्ड एट कालीबंगा। कालीबंगा में संग्रहालय स्थापित किया गया था। म्यूजियम वॉज एस्टैब्लिश्ड एट कालीबंगा। कालीबंगा में क्या स्थापित किया गया था? संग्रहालय स्थापित किया गया था। अब नीचे एक लाइन चेंज करके लिखो, लिखो अमलानंद घोष के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अमलानंद घोष, अमलानंद घोष के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अमलानंद घोष,
सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ओरिजिनेटेड। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ओरिजिनेटेड। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ओरिजिनेटेड। सोती सभ्यता से हुआ था, फ्रॉम सोती सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सोती सिविलाइजेशन। सोती सभ्यता से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम सोती सभ्यता से हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सोती सिविलाइजेशन। यह सभ्यता बीकानेर क्षेत्र में स्थित थी। दिस सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड इन बीकानेर एरिया। कौन सी? सोती। यह सभ्यता बीकानेर क्षेत्र में स्थित थी। दिस सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन बीकानेर एरिया। यह सभ्यता बीकानेर क्षेत्र में स्थित थी। दिस सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड इन बीकानेर एरिया। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कालीबंगा फर्स्ट। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कालीबंगा फर्स्ट। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कालीबंगा फर्स्ट। लिख लो केंद्र, सावणिया और पुगल। सेंटर, चौथी सभ्यता के केंद्र, सेंटर लिख लो। दोनों बीकानेर में जगह पड़ती है। कौन कौन से दो केंद्र बताओ देखे? सावणिया और पुगल। कौन सी सभ्यता केंद्र है? कौन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यही से? और क्या नाम दिया जाता है इसका? कालीबंगा फर्स्ट। कौन से इलाके में थी? बीकानेर। तो बीकानेर में कौन कौन से गांव है? सावणिया और पुगल। बॉक्स में बंद कर दो इस पूरी को, चौथी सभ्यता को। और अगला लिख लो अपने लोहा युग। लोहा युग, आयरन एज। हाँ, साख से। हाँ मिले थे भूगल में। तुम भूगल की हो? भूगल में मिले। भूगल में क्या मिले? वहां से ऐसी चीजें मिली है जो कालीबंगा जैसी है। लिखो लोहा युग। कौन सा युग है? लोहा युग की जानकारी हमें मिलती है वेदों से। कहां से मिली है? वेदों से। इसलिए लोहा युग वाली सभ्यता का नाम हो गया वैदिक सभ्यता। क्या नाम हो गया? लिखो। इस काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वेदास प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एरा। इस काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वेदास प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एरा। इस काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वेदास प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एरा। अतः इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैदिक सिविलाइजेशन। अतः इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैदिक सिविलाइजेशन। अतः इसे वैदिक सभ्यता भी, इस काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। लिख लिया? अतः इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैदिक सिविलाइजेशन। के अंदर लिख लो, इसमें देखो ज्यादा बातें हैं नहीं अपने पास। सेंटर लिखो। क्या क्या नाम बताओ देखे? अनूपगढ़, तरखानवाला, डेरा और चक 64। क्या क्या नाम है? अनूपगढ़, तरखानवाला, डेरा और चक 64। गंगानगर में सारे सेंटर। गंगानगर में सारे सेंटर। लिख लो श्री गंगानगर। डिस्ट्रिक्ट लिख लो इनके।
क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे ना, इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, तब भी आप पढ़ोगे कि वैदिक सभ्यता सबसे पहले पंजाब में विकसित हुई थी। कहां विकसित हुई थी? पंजाब में होगी, तो राजस्थान में कहां असर दिखाई देगा? यही है। चलो अगला काल लिखो, अब इसमें इतनी बातें लिखो। महाजनपद काल। महाजनपद एरा। कौन सा काल है? महाजनपद काल। देखो मैंने शायद पहले दिन भी आपको कुछ बातें समझाई थी कि जब लोहे की खोज हो गई थी तो राजाओं के पास हथियार बहुत अच्छे आ गए। हथियार अच्छे आ गए तो राज्य बड़े बड़े बनने लगे। राज्य को बोलते जन। क्या बोलते? जन। जब बड़ा हुआ तो बन गया जनपद, और जनपद जब बड़ा हुआ तो क्या बन गया? पूरे भारत में 16 बड़े महाजनपद थे। कितने बड़े महाजनपद थे पूरे भारत में? कितने? 16 बड़े महाजनपद हुआ करते। उनमें एक महाजनपद अपने राजस्थान में, प्रॉपर राजस्थान में एक महाजनपद था, उसका नाम था मत्स्य। क्या नाम था? एक नंबर लगा के लिखो, मत्स्य महाजनपद। कौन सा महाजनपद है? भारत की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है ऋग्वेद। कौन सी है? ऋग्वेद में अपने इस महाजनपद का नाम है। तो ऋग्वेद से कौन से महाजनपद की जानकारी मिलती है? या मत्स्य महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है? तो लिख लो, ऋग्वेद से इस महाजनपद की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद आप प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस महाजनपद। ऋग्वेद से इस महाजनपद की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस महाजनपद। ऋग्वेद से इस महाजनपद की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस महाजनपद। कहां से मिलती है? अच्छा, कौन से इलाके में रहा होगा आपने? जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये वाला जो इलाका था, इसमें अपना कौन सा महाजनपद रहा था? मत देख लो, क्षेत्र, एरिया, कौन से एरिया में था? क्षेत्र। बराबर लिखो, जयपुर, अलवर, भरतपुर। जयपुर, अलवर और भरतपुर। कौन से इलाके में था बताओ? देखिए, राजधानी थी विराटनगर। राजधानी कौन सी थी? विराटनगर पड़ता है भाई आपका जयपुर में। कहां पड़ता है? जयपुर। लिख लो, विराटनगर कोष्टक में जयपुर। तो इस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। राजधानी कौन सी थी? विराट। विराटनगर की जानकारी हमें मिलती है महाभारत से। कहां से मिलती है? महाभारत में विराटनगर का नाम है, लिख लो। महाभारत से विराटनगर की जानकारी मिलती है। महाभारत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, अबाउट विराटनगर। महाभारत से विराटनगर की जानकारी मिलती है। महाभारत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विराटनगर। महाभारत से किसकी जानकारी मिलती है? और यदि आपने महाभारत सुनी, पढ़ी, देखी हो थोड़ी बहुत, तो आपने सुना है कि पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। 12 साल का क्या मिला? 1 साल का क्या मिला? अज्ञातवास। वनवास मतलब वन में वास कीजिए, अज्ञात पता नहीं चलना। ऐसी जगह वास करो जिसके बारे में किसी को भी ज्ञान है। यदि हमने अज्ञातवास में तुम्हारा ज्ञान कर लिया, हमें पता चल गया तुम कहां रहते हो, तो वापस 12 साल का वनवास, 1 साल का। अब पांडवों ने जैसे तैसे करके 12 साल का वनवास काटा। अब जैसे अज्ञातवास है, उनका यदि इस बार देख लिए गए तो 12 साल वापस क्या हो जाएगा? तो क्या करे? तो 500 भाइयों ने कहा, रूप चेंज करो, कपड़े वपड़े चेंज करो, अपने अलग अलग रूप धारण करो, अलग अलग रहो। एक साथ रहेंगे तो सब पहचान जाएंगे, 5 एक साथ कौन है? पांडव। तो अपने अलग अलग रहना शुरू कर दो। चले कहां? तो कहा अपने राजा विराट की नगरी में चलेंगे। किसकी नगरी में? अपने यहाँ का राजा, उस राजा का नाम ही क्या है? विराट। राजा विराट का नगर है, इसलिए नगर का नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? तो राजा विराट की नगरी में जाके नौकरी करते हैं। सबने आके अलग अलग नौकरी कर ली। भीम बन गए रसोईया। भीम क्या बन गए?
क्योंकि भीम को भूख लगती थी ज्यादा। भीम को पता था और कोई काम करेंगे मालिक पता नहीं रोटियां देगा कि नहीं देगा पूरी, इससे अच्छा रसोई में बैठो खुद ही बनाओ, आपने रसोई ये वाला काम ठीक है। द्रौपदी ऐसे आगे राजा विराट की जो रानी है उनका नाम था सुदेशना। क्या नाम था? सुदेशना की नौकरानी बन गई, मैं तुम्हारे काम कर दूंगी, रानी का कोई काम होगा तो मैं कर दूंगी। अर्जुन ने और ही रूप धारण जोरदार किया, अर्जुन बने करण जौहर ना ब्रहनल्ला। क्या बने? जेंडर तय नहीं हो पा रहा हो जहां पर, ब्रहनल्ला बने। ऐसे जो लोग हुआ करते थे ना उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी राजकुमारियों को डांस सिखाने में। तो ब्रहनल्ला ने कहा मैं बहुत अच्छा डांसर हूं, घुंघरू बांधे लिपस्टिक लगाई, और राजा विराट की राजकुमारी है उसका नाम है उत्तरा। क्या नाम है? और राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने का काम करने लगे। ऐसे सब भाई अलग 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 काम करे। उधर दुर्योधन ने कहा ढूंढो रे, पता लगाओ कहां गए सारे। और एक दिन द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कहा, द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु। और गुरु द्रोण ने कहा कि दुर्योधन पांडव आजकल विराट नगर में है। पांडव कहां पे? आपको क्या बता रहे, इंटेलिजेंस काम कर रहा है अपना पूरा, जासूस छोड़े हुए चारों तरफ। और युधिष्ठिर ने राजा विराट को फोन लगाया कि भाई विराट, अपने 5 आदमी तुम्हारे इलाके में घूम रहे हैं, पकड़ो और मेरे को सौंपो। विराट ने कहा ना, तो हमारे यहां तो कोई आदमी नहीं है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा भाई वहां तो नहीं है, राजा विराट मना कर रहा है। यार वो छुपे हुए अलग अलग भेष बदल के, तो फिर यार इतने बड़े राज्य में कैसे ढूंढेंगे कौन पांडव है इनके अंदर? द्रोणाचार्य का इसका एक तरीका है, विराटनगर पर आक्रमण किया जाए और विराटनगर की सारी गायें लूट ली जाए। क्या लूट ली जाए? गायों की लूटपाट को सच्चा क्षत्रिय कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और गायों की लूटपाट होगी तो पांडव पक्का लड़ने के लिए आ जाएंगे, गायों को बचाने के लिए, और लड़ने आएंगे तब अपने पहचान लेंगे अर्जुन। और का आक्रमण उस दिन करना है जब राजा विराट, युधिष्ठिर ये लोग ना हो। युधिष्ठिर नहीं होना चाहिए वहां पे, क्योंकि इन 500 में दिमाग वाला युधिष्ठिर ही है। वो यदि हुआ तो वो मना कर देगा कि मत जाओ लड़ने, कोई नहीं, गाय लुट गई तो लुट गई है, अपने जाएंगे पकड़ ले जाएंगे। बाकियों में इनमें दिमाग नहीं है, बाकी के वो लड़ना जानते हैं ये लोग। और एक दिन पता चला कि राजा विराट शिकार खेलने के लिए बाहर गए, उनके साथ में गए में युधिष्ठिर, और सारे के सारे भाई इधर से कौरव आक्रमण करते हैं और विराटनगर की सारी क्या लूट लेते हैं। सेनापति भाग के राजा विराट के बेटे के पास आता है। राजा विराट के बेटे का नाम है उत्तर। क्या नाम है? राजकुमारी का नाम उत्तरा और राजकुमार का नाम उत्तर। और कहा राजकुमार उत्तर, हमारी गायें सारी की सारी लूट के ले गए। राजकुमार उत्तर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे बेटे हुए और कोई गायों के हाथ लगा दे, सेना की तैयारी की जाए, रथ लाओ मेरा। रथ लेके आए तो कहा ड्राइवर कहां भाई मेरा? तो कहा वो आपका सारथी। रथ चलाने वाला कौन होता है? सारथी। आपका सारथी तो आपके पिताजी के साथ चला गया। और उसने कहा अरे यार मरा दिया, अच्छे ड्राइवर के बिना यार लड़ेंगे कैसे वहां पे? द्रौपदी ये खड़ी खड़ी सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा मैं तुम्हें एक अच्छा सारथी बता सकती हूँ, और जल्दी बताओ कौन है? कि वो जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता है, ब्रहनल्ला। कौन है? उसने कहा वो जो घुंघरू बांध के घूमता है। अरे का वो एक दिन हमें कह रहा था कि वो पहले किसी राजा के और रथ चलाया करता था, बुलाओ जल्दी से। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बुला के कहा कि भाई क्या तुम सारथी बन सकते हो? उसने कहा हाँ। ब्रहनल्ला बना सारथी। राजकुमार उत्तर युद्ध के मैदान में गया। इधर विराटनगर की सेना खड़ी है, सामने कौरव खड़े हैं। और कौरव बड़े महारथी थे, एक से एक बढ़ के। दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, शल्य, कर्ण, भीष्म, द्रोण, सारे के सारे एकदम एक से एक बढ़ गए। और जैसे युद्ध शुरू हुआ उधर से कौरवों ने बाणों की वर्षा करनी शुरू की, तीर मारने शुरू किए, और राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया। और राजकुमार उत्तर ने कहा भाई हमसे ना हो पाएगा। और उसने कहा वापस घुमाओ गाड़ी, वापस घुमाओ, वापस रथ को वापस घुमा ले। अर्जुन ने कहा कि अरे क्षत्रिय हो गए से क्या डरते हो? उसने कहा भाषण मत दे, तेरे केवे जिंदगी में डांस है ना, सारे का पादा निशा से आगे भी दुनिया होती है, हम मर जाएंगे। और रथ घुमा दूं वापस। अर्जुन ने जब रथ नहीं घुमाया तो राजकुमार उत्तर रथ से उतर के भाग गया। तो अर्जुन उसके पीछे भागता है, अर्जुन पकड़ता है, अर्जुन पकड़ कहता है तू तो खाली रथ पे बैठ के झूठे तीर चला, क्यों एक्टिंग कर, बाकी लड़ाई मैं कर लूंगा। उसने कहा ओ हो भाई साहब दिन में 3 बार लिपस्टिक लगाते हो, तीर चलाने है तीर, आई समझ में? मैं चला लूंगा, सच्चा क्षत्रिय भागता नहीं है, पंचायती मदर। अर्जुन उसको पकड़ा। अर्जुन ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन। तो उसने कहा तो अंकल ये ऑपरेशन कब करवा गया? ये बड़ा अरे तो बैठ रहा है जाके। तो साहब मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से क्या करना है। तो उसने कहा आपके हथियार कहाँ हैं? तो कहते हैं अर्जुन जब विराटनगर में घुसे थे तो अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडीव। क्या नाम था? एक बरगद के पेड़ पे टांग के गए थे।
अर्जुन ने कहा वो टंगा हुआ मैं उतार लूंगा उसको। पर अर्जुन ने जब धनुष टांगा था तो अर्जुन ने हाथ जोड़े थे, हे धनुष देवता, जब 12 महीने तक मैं अज्ञातवास में रहूंगा, आप इस बरगद के पेड़ पे टंगे रहोगे, सर्दी गर्मी बरसात में आप पे धूल जमेगी, पानी पड़ेगा, दूषित हो जाओगे। मैं वचन देता हूं आपको कि जब भी मैं आपको चलाऊंगा गंगा नदी में धो के चलाऊंगा। आप कहते हैं कि अर्जुन जब धनुष को उतारने लगे धनुष ऊपर हो जाए, हाथ में नहीं आए, अर्जुन थोड़े और ऊपर, वो और ऊपर हो जाए। तो अर्जुन को याद है, अर्जुन ने पुनः हाथ जोड़े, हे धनुष देवता, एक बार मेरे हाथ में आइए, मैं अपने वचनों को पूरा करूंगा, मैं बिना गंगा जी में धोए आपको चलाऊंगा। गांडीव धनुष हाथ में आता है, अर्जुन पहला बाण लगाता है, बाण लगा के धरती में मारता है, धरती में मार के पानी की धार निकालता है, बाण से गंगा निकाल दी, इसलिए विराटनगर में नदी है बाण गंगा। कौन सी नदी है? बाण गंगा में पहले अपना धनुष धोता है। अब अर्जुन जाके लड़ाई शुरू करता है, और जैसे अर्जुन ने पहला तीर मारा, उधर से द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन है। कौरवों ने कहा आपको क्या पता कि नोट्स मेरे हैं। अरे अपनी कोचिंग दी है बंदे को। द्रोणाचार्य ने कहा पहला तीर मेरे चरणों में आके गिरा है, इसका मतलब अर्जुन कह रहा है कि हे गुरु द्रोण आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मैं युद्ध प्रारंभ करने जा रहा हूं। और अभी देखना अगला तीर भीष्म पितामह के चरणों में आके गिरे। भीष्म ने कहा आ गया। अब ये क्लियर था कि सामने से लड़ने वाला कौन है। क्या गजब लड़ा है अर्जुन उस दिन, अकेले उसने कौरवों की सेना को तितर बितर किया है। कहते हैं कि जब कौरवों की सेना भाग रही थी तो भागती हुई सेना को और अर्जुन भगा देता उनको, सेना भाग गई, सेना भाग गई। जब ये वापस आ गए तब तक राजा विराट और युधिष्ठिर लौट के आ गए थे। तो राजा विराट और युधिष्ठिर बैठे हैं और एक सेनापति जाता है, सेनापति जा कहता है विराट नगर की जय हो, राजा विराट की जय हो, युद्ध जीत कर लौटे हैं। और राजा विराट ने कहा जहां मेरा राजकुमार उत्तर जाएगा वहां युद्ध हार कैसे सकते हैं। देखते युधिष्ठिर वो चौपड़बाज से खेल रहे थे, तो यूं पासा चलते हुए युधिष्ठिर कहता है कि आज का युद्ध बरहनल्ला ने जिताया है। किसने जिताया? तो राजा विराट को इतना गुस्सा आता है कि राजा विराट अपना पासा फेंकते, नाक पे मारते हैं, युधिष्ठिर की नाक तोड़ देते हैं। शर्म नहीं आती? वो बरहनल्ला एक डांसर आदमी वो सिखाएगा युद्ध, ये मेरा बेटा युद्ध जीत के है। इतने बेटा उत्तर खुद ही आ गया और उसने कहा डैडी ये है ना युधिष्ठिर अंकल है, और वो जो बाहर है ना बरहनल्ला जो दीदी को डांस सिखाते हैं वो अर्जुन है, और जो मोटा रसोईया ना अपने अंदर ये भीम है, और ये जो बाहर दो गेट कीपर खड़े नकुल और सहदेव, और जो मम्मी के काम करती है वो कौन है? महारानी द्रौपदी है। तब राजा विराट को पता चला। राजा विराट ने युधिष्ठिर को कहा कि सॉरी ब्रो, मैं पहचान नहीं पाया, मेरे से गलती हुई। उन्होंने अर्जुन को कहा कि शाबाश अर्जुन, आज तुमने विराटनगर की लाज बचाई है, आज तुमने अपना युद्ध जितवाया, मैं अपनी राजकुमारी उत्तरा की शादी की घोषणा करता हूं तुम्हारे साथ। अर्जुन ने कहा सर होल्ड होल्ड होल्ड, वो मेरी स्टूडेंट है, एज गैप नाम की भी चीज होती है। ऐसे नहीं हो सकता, अगर इसकी शादी मेरे बेटे के साथ की जाए। फिर अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु। कौन थे? अभिमन्यु के साथ राजकुमारी उत्तरा की शादी की गई। तो अभिमन्यु का ससुराल कहां था? विराटनगर। कहां था? तो अभिमन्यु अपने फूंपोसा लगते हैं, अपनी बुआ लगी भाई उत्तरा, अपने यहाँ की थी तो कुछ ना कुछ बुआ बहन बेटी कुछ तो लगी। तो अभिमन्यु के साथ अपना रिश्ता है भाई, नजदीकी रिश्ता है। आई बात समझ में? तो कोई पूछे भाई विराटनगर की महाभारत में क्या जानकारी मिलती थी, याद रहेगी? हमारे एक इतिहासकार, उनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है? और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो गया था, कौन सा युद्ध हो गया? तो कौरव कमजोर हो गए थे। कौन कमजोर हो गए? भगवान कृष्ण, ये भी कमजोर हो गए। युद्ध जो जो लड़ेंगे वो कमजोर होंगे, ये कमजोर हो गए। तो उस समय शक्तिशाली हुए थे मत्स्य जनपद वाले। कौन शक्तिशाली हुए थे? तो महाभारत युद्ध के बाद कौन सा महाजनपद शक्तिशाली हो गया था? मत्स्य। ऐसा कौन कहते हैं? देखो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गोपीनाथ शर्मा, महाभारत युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ महाभारत, महाभारत युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ महाभारत, मत्स्य महाजनपद शक्तिशाली हो गया था। मत्स्य महाजनपद बिकेम पावरफुल। मत्स्य महाजनपद शक्तिशाली हो गया था। मत्स्य महाजनपद बिकेम पावरफुल। मत्स्य महाजनपद क्या हो गया था? शक्तिशाली हो गया था। अब शक्तिशाली हुए तो इनकी बाउंड्री चंबल नदी की छूने लग गई थी। कहां तक चली गई थी बाउंड्री? चंबल मतलब मध्य प्रदेश, चंबल मतलब स्टेट मध्य प्रदेश तक बाउंड्री जा रही थी इनकी। और मध्य प्रदेश में एक महाजनपद और था, उस महाजनपद का नाम था चेदी। मध्य प्रदेश में कौन सा महाजनपद है?
जबलपुर के आसपास का जो महाजनपद उसका नाम क्या है? चेदी। यदि आप महाभारत देखिए, पढ़ी सुनी होगी, तो आप भगवान कृष्ण के एक भाई के बारे में जानते होंगे, शिशुपाल। क्या नाम थे? शिशुपाल चेदी के राजा थे। कहां के राजा थे? इसलिए महाभारत जब देखते हैं तो बार बार आता है, चेदी राज शिशुपाल पधार रहे हैं। शिशुपाल कहां के राजा थे? भगवान कृष्ण के मौसेरे भाई, जिनको भगवान कृष्ण ने कह रहा था कि तुम्हारी 99 गलतियां माफ की जाएगी। कितनी गलतियां? 100वीं गलती करते ही मार दूंगा। और आदमी फॉर्म में आया हुआ था, 99 बार गालियां निकाल गया। जैसे 100वीं गाली निकाली, भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया, शिशुपाल की गर्दन उड़ा दी, शिशुपाल का वध किया। किसका वध किया? जब भी किसी पापी व्यक्ति को मारा जाता है उसको बोलते हैं वध। क्या बोलते हैं? वध। किसी पापी व्यक्ति को जब आप मारते हो तब उसको क्या बोलते हो? किसी सज्जन को मार देते हो। रावण का हत्या नहीं है, रावण का वध है। कंस की हत्या नहीं है, कंस का। शिशुपाल की हत्या नहीं है, शिशुपाल का महात्मा गांधी की हत्या है। महात्मा गांधी की। सज्जन व्यक्ति को यदि आप मारते हो, भले व्यक्ति को मारते हो, वो क्या है अपने आप? पापी को जब मारते हो तो वो क्या है? तो शिशुपाल का भगवान कृष्ण क्या करते हैं? वो शिशुपाल कहां के थे? चेदी। कहां के थे? चेदी। चेदी महाजनपद कहां था? मध्य प्रदेश। कहां था? मत्स्य वाले जब शक्तिशाली हुए तो इनकी बाउंड्री कहां तक चली गई? चेदियों तक। इसलिए चेदियों में इनमें लड़ाई होती है, चेदी इनको हराते हैं। तो अपना मत्स्य महाजनपद कौन से महाजनपद से हारा था? देख लो, चेदी महाजनपद ने मत्स्य महाजनपद को हरा दिया था। चेदी महाजनपद डिफीटेड मत्स्य महाजनपद। चेदी महाजनपद ने मत्स्य महाजनपद को हरा दिया था। चेदी महाजनपद डिफीटेड मत्स्य महाजनपद। चेदी महाजनपद ने मत्स्य महाजनपद को हरा दिया था। चेदी महाजनपद डिफीटेड मत्स्य महाजनपद। पूरे भारत में कितने महाजनपद थे? इनमें बाद में एक महाजनपद इतना शक्तिशाली होता है कि बाकी सबको खा जाता है, मगध। कौन सा? मगध बोले तो आज का बिहार। मगध मतलब आज का। वापस मेरी बात सुनना, महाजनपद वही शक्तिशाली होगा जिसके पास लोहा होगा। क्या होगा? क्योंकि लोहा होगा तो जंगल काटोगे, लोहा होगा तो खेत के हथियार बहुत अच्छे होंगे, लोहा होगा तो हल बहुत अच्छे बनेंगे, लोहा होगा तो आपको युद्ध के हथियार अच्छे मिलेंगे। और बिहार के पास में था झारखंड। क्या था? झारखंड में लोहा बहुत अच्छा था। मगध वालों के पास लोहा ज्यादा, इसलिए उनकी खेती ज्यादा। मगध वालों के पास लोहा ज्यादा, इसलिए उनकी सेना अच्छी। सेना और खेती के दम पर वो पूरे भारत को जीत गए। सारे के सारे महाजनपद जाके किस महाजनपद में मिल गए? तो हमारा मत्स्य भी फाइनली किस में मिला? देख लो, कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में मत्स्य महाजनपद का विलय मगध महाजनपद में हो गया था। मत्स्य महाजनपद वॉज मर्ज्ड इन मगध महाजनपद। किसमें मर्ज हो गया? मगध में। मत्स्य महाजनपद का विलय मगध महाजनपद में हो गया था। मत्स्य महाजनपद वॉज मर्ज्ड इन मगध महाजनपद। मत्स्य महाजनपद का विलय मगध महाजनपद में हो गया था। हारे किससे थे? चेदियों से। मिल गए किसमें थे? मगध में। कौन से युद्ध के बाद शक्तिशाली हुए थे? महाभारत। ऐसा कौन कहता है? गोपीनाथ शर्मा। इनकी राजधानी कौन सी थी? उसकी जानकारी कहां से मिलती है? महाभारत। कहां से मिलती है? अगला महाजनपद लिखो है सूरसेन। अगला महाजनपद कौन सा है? भगवान कृष्ण इसी महाजनपद के थे। भगवान कृष्ण जिस महाजनपद के, वो महाजनपद कौन सा है? सूरसेन महाजनपद है। सूरसेन महाजनपद का इलाका अपना ये था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये वाला जो इलाका, ये कौन से महाजनपद में आता? लिखो क्षेत्र। देखो क्षेत्र, एरिया, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कौन कौन से इलाके हैं बताओ? देखिए, राजधानी लिखो मथुरा।
अब आपको ज्यादा थोड़ा अंदाजा लगेगा, यदि राजधानी मथुरा है तो यही इलाके आएंगे फिर तो, है ना। और मथुरा के टच में तो यही भाग करेगा अपना। तो राजधानी कौन सी है? मथुरा। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है मथुराधीश। क्या नाम है? वो मथुरा के राजा थे, इसलिए नाम क्या हुआ? बाद में समाचार मिला एक दिन की मथुरा पर अटैक करने वाला जरासंध। कौन करने अटैक करने वाला है? उस समय एक और बड़ा राजा था जरासंध, तो मथुरा पर कौन अटैक करने वाला था? और भगवान कृष्ण को लगा यार फालतू की लड़ाई में क्या पड़ा है, क्यों लड़े जरासंध से। भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ के चले गए द्वारिका। कहां चले गए? तो पहले मथुरा के राजा थे इसलिए क्या कहलाए? मथुराधीश। बाद में द्वारिका चले गए तो क्या कहलाए? युद्ध बीच में छोड़ के चले गए थे, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम पड़ा रणछोड़। क्या नाम पड़ा? रण छोड़ के चले गए, इसलिए नाम क्या पड़ा? तो किसके खिलाफ युद्ध छोड़ के गए थे? जरासंध। कहां से कहां? मथुरा से द्वारिका। तो मथुरा कौन से महाजनपद की राजधानी थी? सुरसेन। भगवान कृष्ण कौन से महाजनपद के हैं? सुरसेन। अगला महाजनपद लिखो, इसमें कोई ज्यादा बातें नहीं अपने पास हो। कुरु महाजनपद। अगला महाजनपद कौन सा है? कई बार आप एक शब्द सुनते होंगे, सुनते? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कौन सा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो आपके राष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो मतलब दिल्ली के आसपास का जो इलाका वो क्या कहलाता है? जैसे दिल्ली, इधर हरियाणा में उतरेंगे तो गुड़गांव नोएडा, गुड़गांव वाला पोर्शन। यूपी में जाएंगे तो नोएडा मुजफ्फरपुर मेरठ। राजस्थान में आएंगे तो अलवर भरतपुर। ये वाला जो इलाका ये अपना क्या कहलाता था? मोटा मोटा एनसीआर वाला इलाका कहलाता था। तो एनसीआर मतलब आज आज इसको एनसीआर कहते हैं, उस टाइम ये कौन सा महाजनपद था? अपना एक राजस्थान का जो इलाका था, अलवर का ऊपर वाला भाग इसे टच करता था। अलवर का उत्तरी भाग लिख लो क्षेत्र, अलवर का उत्तरी भाग, नदन पार्ट ऑफ अलवर। अलवर का उत्तरी भाग, नदन पार्ट ऑफ अलवर। अलवर का उत्तरी भाग, कौन सा भाग? अलवर का उत्तरी भाग। राजधानी लिखो, तब दिल्ली का नाम हुआ करता इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। ये कुरु महाजनपद। भारत में कितने बड़े महाजनपद थे? 16। उनमें 3 महाजनपदों का लेना देना राजस्थान से। कौन कौन से 3 महाजनपद बताओ? मत्स्य, सूरसेन। मत्स्य पूरा राजस्थान में अपने, 2 का कुछ पोर्शन अपने राजस्थान लगता है। मथुरा है तो राजस्थान लगेगा, और यदि दिल्ली है तो भी राजस्थान लगेगा। मैं आज कहूं कि भारत के अंदर बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बड़े बड़े राज्य हैं। पर जब भारत में महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, एमपी है, तो इसी भारत में गोवा और सिक्किम भी तो है। बड़े राज्य होते हैं, वहां छोटे राज्य भी तो होते हैं। तो जब भारत में 16 बड़े महाजनपद थे तो कुछ छोटे मोटे भी तो रहे होंगे। ये थोड़े थे केवल बड़े बड़े ही होते हैं, तो कई जनपद भी थे यहाँ पे। क्या थे? जनपद। तो 4 नंबर लगा के लिखो, सीवी जनपद। कौन सा जनपद है? सीवी जनपद। अब सुनना देखो, सीवी पंजाब की एक जाति थी। सीवी कहां की जाति थी? पंजाब की एक जाति है, उस जाति का नाम क्या है? सीवी। सीवी जाति पंजाब के अंदर राज करती है। पंजाब में अटैक करता है सिकंदर। कौन करता है? सिकंदर का नाम सुना है सबने? अलेक्जेंडर, जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं, उसका नाम क्या है? सिकंदर। अपने हिंदी वालों ने कई चीजें तो बड़ी गजब की है भाई साहब। बंदे का नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? आपने हिंदी में क्या कर दिया? उसको खुद को भी नहीं पता, उसको सिकंदर कहते हैं। उसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर। हम उसको क्या कहते हैं? अरे से हमने कईयों के नाम बदले। ईरान में एक राजा था, उसका नाम था डेरियस। क्या नाम था? हमने हिंदी में कहा दारा सिंह। तो आगे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे दारा ने आक्रमण किया। दारा नहीं है, उस बंदे का नाम क्या है? और हमने क्या कर दिया? देश का नाम है पोर्चुगल। देश का नाम क्या है? पोर्चुगल। आप उसको बोलते हो पुर्तगाल। क्या कहते हो? देश का नाम है चाइना। चाइना वालों को पता चल जाए ना ये अपने को चीन चीन करते रहते हैं, तो आक्रमण करे वो।
देश का नाम है रसिया। अपने क्या कहते हैं? रूस। देश का नाम है कनाडा। अपने क्या कहते हैं? कनाडा। तो अपने नाम बदलने में बड़े माहिर लोग हैं, किसी का भी नाम बदल सकते हैं। कंगना रनावत की एक मूवी है क्वीन, क्वीन मूवी है, तो अकेली हनीमून मनाने जाती हो, तो उसका रिश्ता विश्ता टूट जाता है, अकेली जाती है हनीमून मनाने। तो वहां उसका एक रशियन दोस्त बनता है, तो उस रशियन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है अलेक्जेंद्र। ये जितने भी यूरोप वाले देश है इनसे ये बोले नहीं जाते, जी पलटा नहीं खाती उनकी, इसलिए वो इंडिया नहीं बोलते, वो इंडिया, इंडिया, इंडिया देश है, इंडिया बोला ही नहीं जाता उनसे, इंडिया है इंडिया। इसलिए वो उनके टेसिटोरी नहीं होता, अपने बोलते टेसिटोरी, बोलते टेसिटोरी, टेसिटोरी, तो वो उनका रहता है। तो वो नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है अलेक्जेंद्र। तो कहते हाँ अलेक्जेंडर, तो कहता नो इट्स अलेक्जेंद्र। वो कहता हाँ वही अलेक्जेंडर। वो वापस कहता है कि नहीं अलेक्जेंद्र। तो कंगना उसको कहती है चल आज से तेरा नाम सिकंदर। तो कहता ये क्या है, तो वो कहते ये हम इंडियन नहीं समझ सकते हैं तुम्हारी समझ में, क्योंकि हमने अलेक्जेंडर का नाम क्या कर दिया। वो अलेक्जेंडर जब अपने पंजाब पर अटैक करता, वो पंजाब तक आया था, पंजाब के बाद वापस चला गया था यहाँ से। जब वो पंजाब पर अटैक करता तो एक जाति पंजाब में उसे लड़ती है, उस जाति का नाम है सिवी। क्या नाम है? सिवी। लड़े लेकिन सिवी हार गए। जब सिवी पंजाब में सिकंदर से हार गए तो सिवी आ गए उदयपुर और चित्तौड़गढ़। कहां पे आ गए? और यहां पे आके इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, सीवियों का राज्य। राज्य को बोलते हैं जनपद, तो सीवियों का राज्य क्या कहलाया? तो सीवी जनपद राजस्थान में कौन से इलाके में था? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। कहां से आए थे लोग, किससे हार के आए थे? लिख लो क्षेत्र, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़। क्षेत्र लिखो उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़। क्षेत्र कौन कौन से? उदयपुर तथा चित्तौड़। राजधानी लिखो माध्यमिका। राजधानी कौन सी है? जिसको आजकल बोलते हैं नगरी। माध्यमिका का नाम आजकल क्या पड़ा हुआ है? नगरी। चित्तौड़ में जगह एक। कहां पर जगह? चित्तौड़। माध्यमिका इतना पुराना शहर है कि हमारी बहुत सारी किताबों में इसका नाम है। तो माध्यमिका की जानकारी में कहां कहां से मिलती है, लिखो माध्यमिका की जानकारी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट माध्यमिका। माध्यमिका की जानकारी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट माध्यमिका। कौन कौन सी किताबों में माध्यमिका की जानकारी है बताओ देखिए। महाभारत, अष्टाध्यायी, महाभाष्य। कौन कौन सी किताबें? 2016 के प्री में क्वेश्चन था। राजस्थान का ऐसा शहर जिसकी जानकारी महाभारत तथा महाभाष्य दोनों से मिलती है, कौन सा है? माध्यमिका। कौन सा है? माध्यमिका को आजकल क्या कहते हैं? नगरी। और कौन से जिले के अंदर पड़ता है? चित्तौड़। कौन कौन सी किताबों में जानकारी है? अब बात सुनना एक, पाणिनि बहुत पुराने पुराने एक ऋषि वे हमारे, और पाणिनि ने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? किस सब्जेक्ट की बुक है बताओ देखिए। संस्कृत में। क्या है संस्कृत में? व्याकरण है। क्या है? संस्कृत की ग्रामर की बुक पहली बार कोई लिख रहा था तो कौन लिख रहे थे? पाणिनि। और उस बुक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? तो अष्टाध्यायी का सब्जेक्ट क्या है? संस्कृत व्याकरण। क्या है? संस्कृत व्याकरण। किसने लिखा?
और उसमें माध्यमिका का नाम है। किसका नाम है? फिर एक और राइटर है, उनका नाम है पतंजलि। क्या नाम है? और पतंजलि एक बुक लिख रहे हैं, उस बुक का नाम क्या है? महाभाष्य। क्या नाम है? तो बताओ महाभाष्य किस पर लिखी गई? महाभाष्य का सब्जेक्ट क्या है? योग। क्या सब्जेक्ट है? नहीं, संस्कृत व्याकरण। क्या है? सुनना मेरी बात, आगे खूब सारी जगह काम आएगी, लिखना नहीं कुछ ही। सुनो, तुम्हारा ध्यान पूरा लिखने में रहता है, इसलिए जिंदगी में कुछ ही नहीं सीख पाए तुम। बड़ी किताबों के छोटे रूप। क्या बोला मैंने? कोई बड़ी किताब हो उसका छोटा रूप, उसको बोलते हैं टीका। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कमेंट्री। कमेंट करना, कोई बड़ी किताब है, मैंने आपको एक बड़ी किताब दी, मैंने कहा इसका नोट्स बना, छोटी करी इसको, उसको क्या बोलेंगे? टीका। अपने कहते हैं टीका टिप्पणी कीजिए, तो टीका टिप्पणी छोटी होती है कि बड़ी होती है? टिप्पणी छोटी होगी कि बड़ी होगी? कमेंट कीजिए, कमेंट छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो बड़ी किताबों के छोटे रूप क्या कहलाते हैं? टीका। क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट्री। क्या बोलते हैं? बड़ी किताबों के छोटे रूप टीका, कठिन किताबों के सरल रूप। क्या बोला मैंने? कठिन किताबों के, कोई टफ किताब लिखी गई, उसका इजी वे में ट्रांसलेशन किया जाए, इजी वे में उसको लिखा जाए, दोबारा लिखा जाए, सरल शब्दों में लिखा जाए, उसको बोलते हैं भाष्य। क्या बोलते हैं उसको? बड़ी किताबों के छोटे रूप, कठिन किताबों के सरल रूप। पाणिनि ने एक कठिन किताब लिखी, उसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? पतंजलि ने उसका सरल रूप लिखा, जिसका नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? तो महाभाष्य किसकी बुक है? संस्कृत व्याकरण। क्या बुक है? अष्टाध्यायी भी क्या है? तुम्हारे साथ समस्या यह है कि जैसे ही पतंजलि का नाम आता है, तुम्हें लगता है पेट अंदर बाहर करना है। पतंजलि बहुत बड़े व्याकरणाचार्य है, पतंजलि ने योगा पे भी बुक लिखी, उस बुक का नाम है योग सूत्र। क्या नाम है? और उनकी जो संस्कृत व्याकरण की बुक है, उसका नाम क्या है? तो तीन किताबों में जानकारियां मिल रही है, कौन कौन सी? अष्टाध्यायी किसकी बुक? महाभाष्य किसकी बुक? राजस्थान में पुरातत्व का जनक कौन है? कार्लाइल। कौन है? एसीएल। और कार्लाइल ने जब ये पुरानी किताबें पढ़ी और उनमें लिखा हुआ है कि भाई महाभारत में भी माध्यमिका का नाम, अष्टाध्यायी में भी माध्यमिका का नाम, पतंजलि वाले महाभाष्य में भी माध्यमिका का नाम, उसने कहा यार इतना पुराना शहर है राजस्थान में कि जगह जगह उसका नाम है, पता लगाओ कौन सा है। तो उसने कहा कि जो आज चित्तौड़ में इसको नगरी बोलते हो, ये पुराने टाइम का क्या आपका? तो इस माध्यमिका या नगरी की खोज करने वाला कोई आदमी है, तो वो कौन है? कार्लाइल। कौन है? लाइन चेंज करके लिखो। कार्लाइल ने नगरी की खोज की थी। कार्लाइल ने नगरी की खोज की थी। कार्लाइल डिस्कवर्ड नगरी। कार्लाइल ने नगरी की खोज की थी। कार्लाइल डिस्कवर्ड नगरी। अब उसने बताया भाई ये माध्यमिका है, जिसको पुराने किताबों में माध्यमिका लिखा गया है, वो आज का क्या हमारा नगरी। उसने कहा खुदाई करो। राजस्थान में पहली बार किसी जगह की खुदाई करवाई गई, तो वो जगह कौन सी है? कौन सी जगह? लिख लो। नगरी राजस्थान का पहला उत्खनित स्थल है। नगरी इज फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ राजस्थान। नगरी राजस्थान का पहला उत्खनित स्थल है। नगरी इज फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ राजस्थान। नगरी राजस्थान का पहला उत्खनित स्थल है। नगरी इज फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ राजस्थान। नगरी क्या है राजस्थान का पहला? अब उत्खनन करता कौन कौन है, लिखो उत्खनन करता। डी आर भंडारकर। दूसरे के बी सौंदरराजन।
कौन कौन है बताओ देखे? डी आर भंडारकर, के बी सौंदरराजन। नाम बताओ दोबारा। के बी सौंदरराजन। ये दोनों कौन है? उत्खनन करता। कहां के? एक अभिलेख मिला हमें राजस्थान में, बड़ली। कौन सा मिला? और बड़ली कहता है माध्यमिका में जैन रहते हैं, बताया था मैंने। एक अभिलेख मिला हमें गोसुंडी। कौन सा है? माध्यमिका से 10 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर दूर? और वो कहता है वहां वैष्णव रहते हैं। क्या रहते हैं? जब खुदाई करवाई गई तो ऐसी चीज मिली जिनसे पता चलता है यहां बौद्ध भी रहते हैं। क्या रहते हैं? मैंने दिन पहले ही बताया था, शहर में हमेशा अलग अलग धर्मों के लोग रहेंगे। इसका मतलब नगरी जैन धर्म का केंद्र है, नगरी वैष्णव धर्म का केंद्र है, नगरी बौद्ध। लिख लो, नीचे लाइन चेंज करके लिखो। नगरी जैन बौद्ध तथा वैष्णव धर्मों का केंद्र था। नगरी वो सेंटर ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड वैष्णव रिलीजन। नगरी जैन बौद्ध तथा वैष्णव धर्मों का केंद्र था। नगरी वो सेंटर ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड वैष्णव रिलीजन। क्या भागवत लिख लो, एक ही बात है, वैष्णव भागवत। तो नगरी जैन बौद्ध तथा वैष्णव धर्मों का केंद्र था। नगरी वो सेंटर ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड वैष्णव रिलीजन। अब लिखो क्या क्या एविडेंस मिले हमें, यहां से लिखो साक्ष्य। साक्ष्य। कौन सा जनपद था? सिवी। कौन सा था? तो सिवी जनपद के सिक्के कहां से मिलेंगे? नगरी राजधानी से मिलेंगे। एक नंबर लगा के लिखो, सिवी जनपद के सिक्के। कॉइन्स ऑफ सिवी जनपद। सिवी जनपद के सिक्के, कॉइन्स ऑफ सिवी जनपद। कौन से जनपद के सिक्के मिलते हैं? एक मंदिर मिला बहुत पुराना शिव जी का, लिखो शिव मंदिर, शिव टेम्पल। सिक्के भी सिवी जनपद के, मंदिर ही शिव जी का, शिव मंदिर, शिव टेम्पल। पर ये टेम्पल महाजनपद काल का नहीं है, क्योंकि महाजनपद काल में अपने टेम्पल बनते ही नहीं थे। अपने टेम्पल बनने शुरू हुए थे गुप्त काल में। कब बनने शुरू हुए? उससे पहले अपने को मंदिर नहीं मिल रहे। तो ये मंदिर भी गुप्त काल का है। कब का है? इसका मतलब माध्यमिक का कंटिन्यूस है, उस टाइम में भी था, बाद में भी बना रहा। तो कोष्टक में लिख लो गुप्त काल। शिव मंदिर के कोष्टक में लिख लो गुप्त काल, गुप्ता एरा। कोई पूछे कि नगरी से मिला हुआ शिव मंदिर कौन से काल का है, तो कौन से काल का है? फिर ना हमें यहां से कुछ कुएं मिले हैं, सुनना देखो। अपने यहां कुएं बनाने का एक तरीका था, पत्थर की ऐसे रिंग बनाते, गोल गोल सी रिंग बनाई जाती, और इन गोल गोल रिंग्स को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्यों लगा दिया करते जमीन के अंदर। ये रिंग यहां से यूं खुली है, तो ये यूं रिंग सी बन जाती। ऐसे कुएं मिले, इन कुओं को बोलते हैं रिंग वेल। क्या बोलते हैं? या हिंदी में कहते हैं चक्रदार कुएं। क्या कहते हैं? डस्टबिन थे उनके, सामान डालने के लिए। ऐसे ये रिंग्स के बना लिया, साफ करना हो तो इन रिंग्स को निकाल के साफ कर लेते होंगे, बाकी कचरा डालते थे इनके अंदर। पर अंदर गहराई के अंदर इसलिए कुआ, रिंग बने हुए इसलिए कैसे कहती है इनको? रिंग वेल्स। तो कोई पूछेगा हमें कैसे कुएं प्राप्त होते हैं यहां से, तो कैसे? चक्रदार कुएं, क्या कह दो? रिंग वेल्स। लिख लो चक्रदार कुएं, इंग्लिश में लिख लो रिंग वेल्स। चक्रदार कुएं। अगला जनपद लिखो भाई, लिखो मालव जनपद। कौन सा जनपद है? मालव। पंजाब में एक जाति है सिवी। सिवी सिकंदर से हार के आगे उदयपुर और चित्तौड़गढ़। पंजाब में एक और जाति है मालव। कौन सी जाति है? सिकंदर से हार के आगे जयपुर और टोंक। कहां पे आगे? तो कौन कौन सी दो जातियां सिकंदर से पंजाब से हार के आई? सिवी कहां चले गए? चित्तौड़गढ़ उदयपुर। मालव कहां आ गए? सीवियों का जनपद, सिवी जनपद, मालवों का जनपद मालव जनपद। तो मालव जनपद कौन से इलाकों में रहा होगा? देख लो, क्षेत्र टोंक तथा जयपुर। क्षेत्र लिखो टोंक तथा जयपुर।
क्षेत्र कौन सा है इनका? टोंक और जयपुर। कौन से जनपद का? मालव जनपद का। कौन सा क्षेत्र है? टोंक और जयपुर। मालव कहां से आ रखे? पहले कहां रहते थे मालव? इसलिए पंजाब में जहां पर मालव रहते उस इलाके को बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? तो मालवा कहां है? पंजाब। मालवा कहां है? क्योंकि मालव कहां से आए थे, तो मालवा कहां है? जालंधर के आसपास का पूरा इलाका मालवा है। इसलिए पंजाबी गाने आप सुनते हो तो उनमें आता है मालवेदा मुंडा ते मजे दी कुड़ी। उनके इलाके का नाम है माझा, उनके इलाके का नाम है दुआबा, उनके इलाके का नाम है मालवा। जैसे आपके इलाके हैं मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़। मालव पंजाब में हारे, पंजाब से हार के आ गए टोंक। कहां पे आ गए? इसलिए अपना टोंक भी मालवा ही है और यहां उनका राज्य स्थापित हुआ, इसलिए हमने क्या बोलते हैं इसको? मालव जनपद। और यहां से मालवों की एक ब्रांच चली गई मध्य प्रदेश। कहां चली गई? तो मध्य मालव बाद में कहां जाके शिफ्ट हो गई? मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश में मालवा है। पंजाब में मालवा है, आपका टोंक मालवा है, मध्य प्रदेश में आप अपने वाले को मालव जनपद बोलने लगे, बस अंतर इतना ही। पहले बड़ी चीज है, इस मालव जनपद की जो भी हमें चीजें मिली है वो गांव में ज्यादा मिली हमें। तो इस मालव जनपद की सभ्यता का नाम ही पड़ा खेड़ा सभ्यता। क्या नाम पड़ा? लिख लो। मालव जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता। गांव खेड़ा बोलते हैं अपने। मालव जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। सिविलाइजेशन ऑफ मालव जनपद इज कॉल्ड एज खेड़ा सिविलाइजेशन। मालव जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। सिविलाइजेशन ऑफ मालव जनपद इज कॉल्ड एज खेड़ा सिविलाइजेशन। मालव जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेड़ा। राजधानी लिखो नगर। कैपिटल राजधानी कौन सी है? नगर। उत्खनन करता लिखो। नगर का उत्खनन किसने किया? लिखो श्री कृष्ण देव। श्री कृष्ण देव। कौन है उत्खनन करता? कौन है बताओ? साक्ष्य लिखो, एविडेंसेस। क्या साक्ष्य मिलते हैं हमें यहां से? एविडेंसेस साक्ष्य। एक साक्ष्य मैं बता चुका हूं आपको, 6000 सिक्के। कितने सिक्के किसको मिले थे? कार्लाइल। कौन से जनपद के? मालवों की राजधानी सिक्के मिल रही है अपने आप। लिखो मालव जनपद के 6000 सिक्के। 6000 कॉइन्स ऑफ मालव जनपद। मालव जनपद के 6000 सिक्के। अब किसको मिले रही है वहां लिखा हुआ है, वापस रिपीट नहीं करना। मालव जनपद के 6000 सिक्के, 6000 कॉइन्स ऑफ मालव जनपद। दूसरा लिखो मूर्तियां, मर्ण मूर्तियां मिली है खूब सारी। लिखो मर्ण मूर्तियां, टेराकोटाज, मर्ण मूर्तियां। मां दुर्गा महिषासुर नाम के राक्षस को मार रही है। कौन से राक्षस को मार रही है? महिष नामक असुर। महिष नाम का असुर था इसलिए नाम क्या हो गया उसका? कौन कौन सी मूर्तियां मिलती है लिख लो। जैसे महिषासुर मूर्तिनी की एक शिवलिंग मिला, एक मुखी शिवलिंग। शिवलिंग पे अलग 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 प्रकार के मुख बने होते हैं अलग। एक मुखी शिवलिंग। शिव जी है तो गणेश जी भी है साथ में। लक्ष्मी जी की मूर्ति है। दुर्गा जी की मूर्ति है। कौन कौन सी है बताओ देखे, कौन कौन सी मूर्तियां मिलती है? महिषासुर मर्दिनी, एक मुखी शिवलिंग, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी। आप कोई पूछेगा महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त होती थी? कहां से? नगर। कहां से मिलती है? जगह का नाम नगर है, क्षेत्र का नाम मालव जनपद है ना।
कोई पूछे कि स्प्रिंग बोर्ड कहां है तो जयपुर। यूं तो इलाके का नाम तो राजस्थान है, पर एग्जैक्टली तो कौन से शहर के अंदर है? तो इलाके का नाम मालव जनपद है, एग्जैक्टली जो उसकी राजधानी है जहां से चीजें मिल रही है वो कौन सी है? नगर। कौन सी है? क्यों मालव जनपद क्यों है इसका नाम? मालव रहते थे। कौन रहते? कहां से आए थे? किससे हार के? अगला जनपद लिखो। योद्धे जनपद। योद्धे जनपद कौन सा जनपद है? ये अपने ऊपर वाली साइड में था, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले इलाके के अंदर था। लिख लो क्षेत्र श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़। श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़। योद्धे जाति का राज्य है, इसलिए नाम क्या हो गया इसका जनपद का? योद्धे जनपद। कौन से इलाकों में था योद्धे जनपद? श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़। अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ में तो योद्धे जनपद। अब गंगानगर के ऊपर क्या आ गया? पंजाब। पंजाब में एक नई जाति राज करने के लिए आ गई बाहर से, कुषाण। मध्य एशिया से। कहां से आ गए थे? सेंट्रल एशिया से एक नई जाति राज करने आ गई। वो जाति कौन सी है? कुषाण। कहां पे राज कर रही है कुषाण? पंजाब। कहां पे कर रहे हैं? हर जाति चाहेगी अपना साम्राज्य का विस्तार करे, हर राज्य चाहेगा अपने साम्राज्य का विस्तार करे। यदि पंजाब में कोई बंदा बैठ के साम्राज्य का विस्तार करेगा तो कहां आना पसंद करेगा? राजस्थान, गंगानगर की तरफ। गंगानगर में कौन सी जाति है? उधर पंजाब में कौन सी है? कुषाण राजस्थान की तरफ आएंगे तो कहां आएंगे सबसे पहले? गंगानगर। गंगानगर में कौन बैठे? अपने योद्धाओं ने ढंग से कूटा कुषाणों को। तो कोई पूछेगा कुषाणों को राजस्थान की कौन सी जाति हरा देती थी? कौन सी जाति हरा देती है? देखो, योद्धाओं ने कुषाणों को हराया था। योद्धाओं ने कुषाणों को हराया था। योद्धास डिफीटेड कुषाण्स। योद्धाओं ने कुषाणों को हराया था। योद्धास डिफीटेड कुषाण्स। योद्धाओं ने कुषाणों को हराया था। योद्धास डिफीटेड कुषाण्स। एक लाइन और लिखो। योद्धे वीर की उपाधि धारण करते थे। योद्धास एडोप्टेड टाइटल ऑफ वीर। योद्धे वीर की उपाधि धारण करते थे। योद्धास एडोप्टेड टाइटल ऑफ वीर। योद्धे वीर की उपाधि धारण करते थे। कौन सी उपाधि धारण करते? वीर की उपाधि धारण करते। हमें क्या पता धारण करते थे कि नहीं करते थे, या हराया था कि नहीं हराया था। हमें गुजरात में एक वंश था शक। कौन सा वंश था? और इस शक वंश का एक राजा हुआ, उसका नाम है रुद्रदामन। क्या नाम है? जोरदार नाम है। जो भगवान रुद्र के दामन में खेल रहा था उसका नाम क्या हो? रुद्र। और इसने गुजरात में एक अभिलेख लगवाया, उस अभिलेख का नाम है गिरनार। कौन सा अभिलेख है? या इसी का एक नाम और है जूनागढ़। उसी को गिरनार अभिलेख कहते हैं। ऋषि क्या कहते हैं? कहां पर पड़ती है जगह? गुजरात। कहां पर पड़ती है? कौन से वंश के राजा ने, कौन से राजा ने कौन सा अभिलेख लगवाया? गिरनार अभिलेख का एक और नाम। इसमें ये जानकारियां हैं कि योद्धे जनपद ने कुषाणों को हरा दिया और योद्धाओं की उपाधि क्या है? वीर। कौन लिखवा रहा है? रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन से वंश का है? आपने कौन से अभिलेख में? गिरनार, जिसका एक और नाम क्या है? क्या लिखवाता है? योद्धाओं ने किसको हरा दिया और योद्धे क्या उपाधि धारण करते हैं? तो अपने को लगता है यार लड़ाई पंजाब गंगानगर वालों की, लिखवा रहे हैं गुजरात वाले। लिखवा कौन रहे? लड़ाई राजस्थान पंजाब की, लिखवा गुजरात वाला रहा। उसको क्या लेना देना है? और रुद्रदामन बड़ा गजब आदमी। रुद्रदामन लिखता है कि कुषाण बहुत शक्तिशाली है, कुषाणों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया है। अब कुषाण राजस्थान की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर वीर योद्धाओं ने कुषाणों को हरा दिया है। योद्धे बहुत शक्तिशाली है, पूरे राजस्थान में उनका कब्जा, उत्तरी भाग में उन्होंने कब्जा कर रखा है। यूं पहले योद्धाओं की तारीफें करता है, फिर लास्ट में एक लाइन लिखता है, मैंने योद्धाओं को हराया है। मैंने किसको हराया है? पहले बताता है योद्धाओं ने किस किस को हराया है, फिर कहता है हराया बाकी सबको हराया, योद्धे भी शक्तिशाली पर इतने भी नहीं है जितना मैं हूं, मैंने इनको हरा दिया था। तो अपने को जानकारी मिली गई। लिखो, यह जानकारी शक राजा रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ शक किंग रुद्रदामन। गिरनार के कोष्टक में जूनागढ़ लिखना,
यह जानकारी शक राजा रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ शक किंग रुद्रदामन। यह जानकारी शक राजा रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ शक किंग रुद्रदामन। गिरनार कहां पड़ता है? गुजरात। एक और नाम क्या है गिरनार का? जूनागढ़। हाँ है? यह जानकारी शक राजा रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख से मिलती है। इंग्लिश बोलो। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ शक किंग रुद्रदामन। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय, अगला जनपद लिखोगे, गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ शक किंग रुद्रदामन। लिखो सालवा जनपद। अगला जनपद कौन सा है? साल। अब इनमें ज्यादा कोई जानकारी है। लिखो क्षेत्र अलवर। क्षेत्र अलवर। सालवा जनपद कौन से इलाके में? अलवर। अलवर में ऑलरेडी एक जनपद एग्जिस्ट कर रहा था मत्स्य। कौन सा कर रहा था? इनकी आपस में लड़ाई चलती थी, बाउंड्री का डिस्प्यूट। वो कहते हमारा इधर इलाका है, वहां पर हमारा इलाका। कोई पूछेगा सालवा जनपद का कौन से महाजनपद से सीमा विवाद था? किसका था? लिख लो। इस जनपद का मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। देयर वाज ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन दिस जनपद एंड मत्स्य महाजनपद। इस जनपद का मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। देयर वाज ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन दिस जनपद एंड मत्स्य महाजनपद। इस जनपद का मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। देयर वाज ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन दिस जनपद एंड मत्स्य महाजनपद। अगला लिखो अर्जुनायन। अर्जुनायन जनपद कौन सा जनपद है? अर्जुनायन जनपद। पंजाब की कौन कौन सी दो जातियां सिकंदर से हार के आई थी? सेवी और मलाव। तीसरी अर्जुनायन है। अर्जुनायन भी किसी टाइम पंजाब में थे, सिकंदर से हारते, सिकंदर से हार के अपने राजस्थान की तरफ आ जाते। सिक्कर, अलवर, भरतपुर, यहां थोड़े थोड़े क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पे इनका राज था। लिख लो क्षेत्र सिक्कर, अलवर, भरतपुर। कौन कौन से क्षेत्रों में बताओ देखे? सिक्कर, अलवर। अब सुनो, एक बात सुनो। अर्जुन के वंशजों का जनपद था, इसलिए नाम है अर्जुनायन। क्या नाम है? अर्जुन के वंशज थे, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? अर्जुनायन। पंजाब में हार के राजस्थान आ गए, यहां पे राज्य स्थापित किया, इसलिए क्या हो गया? अर्जुनायन जनपद। तो अर्जुन के वंशजों में बाद में एक वंशज हुए, उनका नाम था तंवर। क्या नाम था? इसलिए सिक्कर वाले इलाके का बाद में नाम पड़ा तमरावाटी। क्या नाम पड़ा? नीम का थाना के पास वाला इलाका, इसको तमरावाटी बोलते हैं। तमरावाटी 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 करते करते आजकल अपने बोलते हैं तोरावाटी। नहीं है। अर्जुन के वंशज थे, इसलिए क्या थे? अर्जुनायन। उनमें तंवर वे, इसलिए इलाके का नाम क्या हुआ? तमरावाटी। तमरावाटी को बदलते बदलते हम कहां लेके आगे? तो आगे जब हम पढ़ेंगे कि भाई तोरावाटी भाषा कौन से क्षेत्र में, तो सिक्कर वाले इलाके में। तोरावाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले इसका नाम क्या था? तमरावाटी। तमरावाटी क्यों था? क्योंकि अर्जुन के वंशज तंवर हुए थे। अर्जुन के वंशजों की वजह से जगह का नाम क्या है? अर्जुनायन। एक और लिख लो। तो राजन ने महाजनपद, राजन ने जनपद, सॉरी, राजन ने जनपद, राजन ने जनपद। क्षेत्र लिख लो भरतपुर। क्षेत्र लिखो भरतपुर। आप नोटिस कीजिए, ज्यादातर जनपद हमारे अलवर भरतपुर वाले इलाके में विकसित हुए। सीवी जनपद उदयपुर चित्तौड़ में हुआ, मालव टोंक जयपुर के अंदर हुआ, और योध्या गंगानगर हनुमानगढ़। ये तमाम इलाके वो है जहां पर पानी है। जहां पर क्या है? क्योंकि मनुष्य पहले खेती पे डिपेंड करता है। खेती कहां होगी? जहां पर नदियां होगी। नदियां होगी तो वहां पानी होगा। इसलिए एक भी जनपद जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में नहीं है, पानी नहीं।
पानी नहीं तो वहां पर इतना डेवलपमेंट दिखाई अपने को देता नहीं। बाकी कल पढ़े।